हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टू एंड डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है ई कॉमर्स सेल्स एंड डिमांड एनालिसिस। और इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम सिर्फ एक्सेल या पाइथन में बेसिक एनालिसिस नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एसक्यूएल सर्वर, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोरेटिंग, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग एंड पावर बीआई सब कुछ प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बना क्यों रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक रियल ई कॉमर्स कंपनी है। कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट हैं और ऑर्डर के साथ सेल्स, डिस्काउंट और प्रॉफिट का डेटा अवेलेबल है। अब मैनेजमेंट के बाद बहुत सारा डेटा तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेटा होना और डेटा से डिसीजन लेना दोनों अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि सेल्स एक्चुअली किस वजह से हो रही है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कौन से कस्टमर्स कंपनीज के लिए सबसे वैल्यूएबल हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या डिस्काउंट देने से एक्चुअली बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो कंपनी ये भी जानना चाहती है कि आने वाले मंथ में एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी हो सकती है। अब कुछ बिजनेस क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर जानने चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस क्वेश्चंस आपके जरूर अराइज होंगे, जैसे हाउ मच रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वी जनरेट, कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट और कैटेगरी बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कस्टमर जनरेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू, डिस्काउंट का इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, डिस्काउंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है क्या आपकी ऑर्डर वैल्यू को, और यह भी जानना जरूरी है क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्डर लेवल प्रॉफिट को, और क्या हम फॉरकास्ट करेंगे सेल्स को। तो ये सब बातें बिजनेस क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। अब एक बार पूरे प्रोजेक्ट का एक होल समरी समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास एक रॉ डेटा होगा। ये डेटा हम एसक्यूएल सर्वर में स्टोर और मैनेज करेंगे। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से रिक्वायर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर एसक्यूएल सर्वर को पाइथन के साथ कनेक्ट करेंगे। पाइथन में हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी ईडीए के थ्रू हम डेटा को समझेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। फिर मशीन लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्शन करेंगे और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के थ्रू फ्यूचर सेल्स एस्टिमेट करेंगे। फाइनली इन सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को पावर बीआई डैशबोर्ड में प्रेजेंट करेंगे। तो कंप्लीट जर्नी ये होगी रॉ डेटा से लेकर बिजनेस डिसीजन तक। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक की। डेटाबेस के लिए हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल वर्कबेंच। डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटाबेस क्वेरीज के लिए हम एसक्यूएल को यूज करने वाले हैं। डेटा एनालिसिस और डेटा क्लीनिंग के लिए हम पाइथन को यूज करने वाले हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब और सीबोन को यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम स्काइपी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेडिक्शन के लिए हम scikit-learn यूज करेंगे और फ्यूचर सेल्स के लिए हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग टेक्निक को यूज करेंगे। और फाइनली लास्ट में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई यूज करेंगे। अब डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे डेटाबेस में मेनली 5 टेबल्स होने वाली हैं। पहली टेबल है कस्टमर टेबल, इसमें कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। सेकेंड है प्रोडक्ट टेबल, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, कॉस्ट, प्राइसिंग एंड सेलिंग प्राइस होगा। थर्ड है ऑर्डर टेबल, जिसमें ऑर्डर डेट, कस्टमर और पेमेंट इंफॉर्मेशन होगी। फोर्थ है ऑर्डर डिटेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि यहीं से हमारी क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट जैसे ट्रांजैक्शनल मैट्रिक्स मिलेंगे। और फिफ्थ टेबल है रिटर्न, जिसे हम रिटर्न ऑर्डर्स को एनालाइज करेंगे। इन टेबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे जिससे हम एसक्यूएल एंड पावर बीआई दोनों में मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकें। अगर बात करें आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, तो हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। ईडीए का मीनिंग है डेटा को डीपली एक्सप्लोर करना यानी समझना। हम देखेंगे कि मंथली सेल्स का ट्रेंड कैसा है, साथ ही कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कौन सा रीजन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट टॉप पर है और कौन सा बॉटम पर, डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, और डेटा में कोई अनयूजुअल वैल्यू तो नहीं है यानी आउटलायर तो नहीं है। यहां एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पहले डेटा को समझो फिर मॉडल बनाओ। इसलिए मशीन लर्निंग से पहले हम प्रॉपर ईडीए करेंगे। बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो हम ईडीए के एक स्टेप
आगे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स। हम सिर्फ यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि एवरेज सेल्स इतनी है, हम ये समझेंगे कि डेटा कितना स्प्रेड है। हम मीन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल देखेंगे, कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, हम एक्चुअल बिजनेस डेटा पर देखेंगे कि मीन का बिजनेस में क्या मीनिंग है, मीडियन कब यूजफुल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है या लो, इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। अब आता है प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम एक रियल बिजनेस क्वेश्चन लेंगे, जैसे क्या डिस्काउंट एवरेज ऑर्डर वैल्यू को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है। अब हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस यानी H0, डिस्काउंट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1, डिस्काउंट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट है। तो एक बात आपको इफेक्ट के बारे में बता रही है और एक बात इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रही है। फिर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टेस्ट से हमें पी वैल्यू मिलेगी और पी वैल्यू के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और यहां भी हम सिर्फ पी वैल्यू नहीं देखेंगे, हम फाइनल रिजल्ट को बिजनेस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेंगे, यानी स्टैटिस्टिक्स को एक्चुअल बिजनेस डिसीजन से कनेक्ट करेंगे। अब हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन होगा, क्या किसी ऑर्डर का प्रॉफिट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करेंगे, जैसे क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन और अवेलेबल कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इन फीचर्स की हेल्प से हम ऑर्डर प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मॉडल बनाने के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इसके लिए हमें MAE, RMAE, RMSE और आर स्क्वायर जैसे मैट्रिक्स की जरूरत होगी। और मैं इन मैट्रिक्स को भी सिर्फ फॉर्मूले से नहीं बल्कि एक्चुअल प्रेडिक्शन एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग को कंफ्यूज नहीं करना है। प्रेडिक्शन में हम किसी पर्टिकुलर आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोरकास्टिंग में हम टाइम के बेसिस पर फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। हमारे केस में हम हिस्टोरिकल मंथली सेल्स को यूज करेंगे। पहले हम पास्ट सेल्स के ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पर नेक्स्ट 6 मंथ की एक्सपेक्टेड सेल्स फोरकास्ट करेंगे। फाइनली हम एक्चुअल सेल्स और फोरकास्ट सेल्स को कंपेयर करेंगे। इससे बिजनेस को इन्वेंट्री प्लानिंग, टारगेट, सेल्स टारगेट और फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प मिल सकती है। अब एनालिसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा को बिजनेस यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना। इसलिए हम पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड का फर्स्ट पेज होगा एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू। यहां मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट केपीआई दिखेंगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, टोटल कस्टमर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सेकेंड पेज पर कस्टमर एनालिसिस होगा, थर्ड पेज पर प्रोडक्ट और सेल्स एनालिसिस होगा और फोर्थ पेज पर हम अपनी फोरकास्टिंग एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। मतलब मैनेजमेंट को एक ही डैशबोर्ड में पास्ट परफॉर्मेंस, कस्टमर बिहेवियर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक मिल जाएगा। तो एक बार कंप्लीट जर्नी को रिकैप करते हैं। डेटा एसक्यूएल सर्वर में आएगा। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटा को क्वेरी करेंगे, पाइथन से डेटा एनालिसिस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स से डेटा को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से बिजनेस अजम्पशंस को टेस्ट करेंगे, मशीन लर्निंग से प्रेडिक्शन करेंगे, फोरकास्ट से फ्यूचर सेल्स एस्टिमेट करेंगे और पावर बीआई से कंप्लीट एनालिसिस को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। और अल्टीमेटली गोल सिर्फ एक डैशबोर्ड बनाना नहीं है, गोल है डेटा से बिजनेस डिसीजन तक जाना। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मेरे साथ फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट के एंड तक सिर्फ आप एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर के साथ कैसे वर्क करेंगे, पाइथन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, रियल वर्ल्ड डेटा को कैसे क्लीन करेंगे, ईडीए कैसे परफॉर्म करनी है, स्टैटिस्टिक्स को प्रैक्टिकल डेटा पर कैसे अप्लाई करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है, मशीन लर्निंग मॉडल कैसे बनाना है, सेल्स फोरकास्टिंग कैसे करनी है और फाइनली पावर बीआई में कंप्लीट डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप इसे अपने रिज्यूम, गिटहब, लिंक्डइन या पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक पाइथन नोटबुक नहीं है, ये कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें डेटाबेस भी है, स्क्यूएल भी है, पाइथन भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, मशीन लर्निंग भी है,
फोरकास्टिंग डिसीजन भी है और पावर बीआई भी है। यानी इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि हैव यू वर्क ऑन अ एंड टू एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट, तो आप इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम अपना डेटाबेस सेटअप करेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट में MySQL यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में MySQL वर्कबेंच अवेलेबल है। तो अगर आपके पास MySQL वर्कबेंच है तो आप मेरे साथ एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आज हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की समझेंगे और फाइनली टेबल के रिलेशनशिप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। यहां से मैं MySQL सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूं और अब न्यू SQL टैब ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं MySQL को ओपन कर लेता हूं। तो कंट्रोल T प्रेस करके आप एक नया टैब ओपन कर सकते हैं और यहां पर नया टैब ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यहां पर होगा डेटाबेस क्रिएट करना। मैंने यहां पे लिखा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और उसको डेटाबेस का नाम है ई-कॉमर्स एनालिसिस। तो यहां पे करते हैं कंट्रोल+Enter और ये देखिए नीचे आपको मैसेज दिख गया होगा, ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी आपका डेटाबेस आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपका करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है ई-कॉमर्स एनालिसिस को। सो यहाँ पर इस डेटाबेस को हमने यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो चलिए टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं और मैं पूरा टेबल पहले लिख देता हूं, फिर एक एक करके आपको समझाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने टेबल क्रिएट कर दी है और इसमें टेबल क्या क्रिएट की है थोड़ा समझते हैं इसको। तो कस्टमर नाम की टेबल हमने क्रिएट की है जिसमें कस्टमर आईडी है। ये कस्टमर आईडी यूनिक आइडेंटिटी है इसलिए इसे प्राइमरी की रखा गया है। कस्टमर का नाम, कस्टमर की एज होल नंबर होती है इसलिए इंट है। कस्टमर किस सिटी में रहता है, यहाँ पे varchar दिया हुआ है क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर होना जरूरी है। कस्टमर का रीजन और कस्टमर ने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कब किया, दैट्स इट। तो ये हो गया कस्टमर टेबल। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट टेबल भी क्रिएट कर दी है और यहां पर इसे रन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट आईडी एक यूनिक प्रोडक्ट है इसलिए प्राइमरी की रखा गया है। प्रोडक्ट का नाम varchar है। प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट कितने में पड़ा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट कितने में सेल किया, सेलिंग प्राइस क्या है। प्राइस के लिए डेसिमल यूज कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल वैल्यू डेसिमल में हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्डर टेबल जो कि हमें क्रिएट करनी है। तो चलिए ऑर्डर टेबल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक खास पॉइंट आपको बताने वाला हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर फॉरेन की का रेफरेंस दिया हुआ है। कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में फॉरेन की है और ये कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को रेफर कर रहा है। मतलब हम ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पर पॉइंट समझने के लिए आप लोगों को एक बार एक्सेल पर आना होगा। दोस्तों आपके सामने यहां पर दो टेबल्स हैं। पहली टेबल है कस्टमर टेबल और दूसरी टेबल है ऑर्डर टेबल। ध्यान से देखिएगा, इसको क्रिएट करने के लिए जो तरीका मैंने यूज किया है, इसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, दो चीजें क्रिएट की हैं। कस्टमर आईडी को मैंने प्राइमरी की रखा है, लेकिन जो हमारी दूसरी टेबल है उसमें इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और कस्टमर आईडी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक खास पॉइंट मैंने किया है कि फॉरेन की कस्टमर आईडी बनाई है। पर ऐसा क्यों किया मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉरेन की इसके अंदर कस्टमर आईडी है और इसका रेफरेंस कहां से उठा, बोला कि रेफरेंस जो है कस्टमर टेबल से उठाओ जो कि ये है। क्लियर। अब ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा दोस्तों, कोई भी पर्सन अगर ऑर्डर वाले डेटा के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल अभी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वही कस्टमर आईडी जो कि यहां पर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आप एक चौथा रिकॉर्ड एंटर करते हैं और इसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट और डाल दिया, लेट्स से लैपटॉप, और लैपटॉप डालने के बाद आपने कस्टमर आईडी में 999 लिखा, तो एसक्यूएल इस डेटा को इंसर्ट नहीं करने देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर आईडी 999 एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर इस चीज का इंसर्ट करना डिसअलाउ कर देगा आपका एसक्यूएल।
और अगर आप टेबल इस तरह से क्रिएट करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने टेबल को नॉर्मली क्रिएट किया तो ऑर्डर टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन डालिए डल जाएगी, यानी कस्टमर आईडी आप कुछ भी लिख दें आपकी एंटर हो जाएगी। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या वो कस्टमर टेबल में है या नहीं है। तो समझ रहे हैं, बड़ा मैजिकल पॉइंट है। इट मींस अगर आप ये बोलते हैं इस टेबल की कस्टमर आईडी फॉरेन की है, जो कि रेफरेंस ले रही है कहां से, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल से, तो बस ऐसा अगर आप कर देते हैं तो होगा ये कि अगर इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो उसकी कस्टमर आईडी अगर सेम होगी, यानी वही कस्टमर आईडी जो इसके अंदर दी हुई है वही इंसर्ट हो सकती है। इट मींस अगर मैं आपको बोलूं 5वां नंबर डेटा आप फिर से डालते हैं और यहां पर आप 102 लिखते हैं तो हां ये अलाउड होगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये डेटा अलाउ कर दो तो एसक्यूएल ये अलाउ नहीं करेगा। यही खास पॉइंट है इस सेक्शन का जो कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं। तो इसी सेक्शन को यहां पर डिफाइन किया गया है, इसी सेक्शन को यहां पर भी डिफाइन किया गया है। इस मींस कि कस्टमर आईडी इस टेबल की जो भी है ये रही, वो क्या है, वो एक फॉरेन की है जो कि रेफरेंस ले रही है कस्टमर आईडी कौन से टेबल से, दैट्स इट, फ्रॉम द कस्टमर टेबल। बस उसने रेफरेंस लिया। अब काम यह होगा कि जब भी कोई ऑर्डर इंसर्ट होगा तो वही कस्टमर आईडी इंसर्ट होगी जो आपकी कस्टमर आईडी वाली टेबल में एग्जिस्ट करती है। यानी आप कोई गलत आईडी इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई गलत डेटा ऐड नहीं कर सकते। ये मैजिकल पॉइंट आप लोगों को मिल जाता है इस चीज को करने से। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपकी ऑर्डर डिटेल वाली टेबल आपको क्रिएट करनी है, बट याद रखिएगा ऑर्डर डिटेल वाली टेबल भी आपकी फॉरेन और रेफरेंस की के साथ ही कनेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी आपकी प्राइमरी की के तौर पर रखी है। ऑर्डर आईडी ये बताएगा कि ट्रांजैक्शन किस ऑर्डर का पार्ट है। प्रोडक्ट आईडी ये बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है। क्वांटिटी, कितने यूनिट परचेज किए हुए हैं। यूनिट प्राइस, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है, और ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है ये पता चल गया। साथ ही आपने इसके अंदर 2 फॉरेन की लगाई हैं। पहली ऑर्डर आईडी जो कि ऑर्डर टेबल से कनेक्ट करेगी और दूसरी प्रोडक्ट आईडी जो कि प्रोडक्ट टेबल से कनेक्ट करेगी। इससे हम एक ट्रांजैक्शन को ऑर्डर और प्रोडक्ट दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो रन कर देते हैं और ये लीजिए ये टेबल क्रिएट हो गया। नाउ दोस्तों नेक्स्ट टेबल हमें बनानी है रिटर्न की टेबल। तो रिटर्न की टेबल कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। तो लास्ट टेबल है रिटर्न की। अगर कस्टमर किसी ऑर्डर को रिटर्न करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां स्टोर करेंगे। ऑर्डर आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर रिटर्न हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फॉरेन की मैंने ऑर्डर आईडी को बनाया है जो कि इस टेबल के अंदर है और ये एक रेफरेंस ले रही है ऑर्डर वाली टेबल से। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि ये कैसे किया मैंने। अब दोस्तों नेक्स्ट फेज में हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो टेबल्स है वो सारी की सारी दिखा दो। तो टेबल चेकिंग एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं शो टेबल्स और जस्ट रन इट। और जैसे ही हम शो टेबल्स करेंगे तो हमारे सामने सारी की सारी टेबल्स दिखाई दे रही हैं और ये 5 टेबल्स हमने यहां पर क्रिएट की। अगर आप चाहें तो इन 5 टेबल का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो यहां पर या DESC लिखिएगा, दोनों ही कर सकते हैं और आप कस्टमर्स का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी टेबल्स का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। तो फाइनली अगर हम अपने अब इस फ्लो की बात करें तो हमारा डेटा सेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। कस्टमर ऑर्डर से कनेक्टेड है, ऑर्डर डिटेल से कनेक्टेड है, ऑर्डर डिटेल प्रोडक्ट से कनेक्टेड है और ऑर्डर रिटर्न से कनेक्टेड है। अब हमारे पास एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेटाबेस रेडी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या किया, तो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, 5 रिलेशनल टेबल क्रिएट की, प्राइमरी की और फॉरेन की समझी और टेबल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। लेकिन अभी हमारे डेटा सेट में एक्चुअल डेटा तो है ही नहीं। तो अब हम लोग CSV फाइल के थ्रू, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये है वो सारी की सारी CSV फाइल जिनके थ्रू हम डेटा को क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं। फिर हम SQL क्वेरीज करेंगे और एक्चुअल बिजनेस क्वेश्चंस को निकाल कर देखेंगे और रियल डेटा एनालिसिस को यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमने ई-कॉमर्स एनालिसिस डेटाबेस बना लिया है MySQL के अंदर। हमने कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल्स एंड रिटर्न
ये 5 टेबल क्रिएट की थी, लेकिन अभी तक हमारे पास डेटाबेस में एक्चुअल बिजनेस डेटा है ही नहीं। तो अब हम ये करने वाले हैं कि हम CSV फाइल के थ्रू MySQL में डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं, और सिर्फ इंपोर्ट करके छोड़ेंगे नहीं। डेटा इंपोर्ट होने के बाद हम डेटा वैलिडेशन भी करेंगे, यानी हम चेक करेंगे कि डेटा करेक्टली इंपोर्ट हुआ है या नहीं, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है या नहीं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो फोल्डर जो कि हमें दिखाई दे रहा है, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 5 टेबल्स का डेटा है। अब यहां मेरे पास 5 CSV फाइल है। कस्टमर में कस्टमर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ऑर्डर में ऑर्डर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर डिटेल में ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन, और रिटर्न में रिटर्न ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। मैं इसे एक फोल्डर में रख देता हूं। तो ये लीजिए, डेटा नाम का ये फोल्डर है जिसके अंदर मैं ये रख रहा हूं। तो डेटा नाम के फोल्डर के अंदर ये सारी की सारी CSV फाइल्स आ चुकी हैं। तो इंपोर्ट करने से पहले एक बार रॉ डेटा देख लेते हैं। कस्टमर फाइल में हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर्स, एज, सिटी, साइन अप और रीजन, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि CSV फाइल का स्ट्रक्चर हमारी MySQL स्ट्रक्चर से कंपैटिबल होना चाहिए। और इसी तरह से मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल भी दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं इसी तरह से प्रोडक्ट फाइल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब MySQL वर्कबेंच पे आएंगे, और सबसे पहला काम आपको यूज करना है ई-कॉमर्स एनालिसिस डेटाबेस। तो इसे यूज कर लीजिए। यूज करने के बाद अब आपको इंपोर्ट करना है। तो इस टेबल में इंपोर्ट करने के लिए आपको MySQL वर्कबेंच में इस टेबल पर राइट क्लिक प्रेस करना होगा, और यहां पर टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ब्राउज करना है। तो कस्टमर CSV फाइल को आपने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम कस्टमर CSV को इंपोर्ट करेंगे मेन टेबल में, और अब यहां पर आपको यूज एग्जिस्टिंग टेबल करनी है। तो यहां पर आपको यूज एग्जिस्टिंग टेबल पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको इस टेबल के अंदर बनी हुई मिल जाएगी। तो कस्टमर ई-कॉमर्स एनालिसिस के अंदर कस्टमर नाम की टेबल है। नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सोर्स कॉलम्स सारे के सारे आ चुके हैं, और आपके डेस्टिनेशन कॉलम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सोर्स कॉलम में भी वही इंफॉर्मेशन है, और डेस्टिनेशन कॉलम में भी इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो टैग हो जाएगा, एंड नाउ जस्ट नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके इंपोर्ट कर देंगे। बस थोड़ा सा टाइम लेगा, और इस तरह से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट करेंगे, एंड नाउ 1000 रिकॉर्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। फिनिश कर दीजिए। फाइनली एक टेबल इंपोर्ट हो चुकी है। रिफ्रेश कीजिए, एंड नाउ टेबल के अंदर अब अगर आप चेक करें तो यहां पर कस्टमर टेबल दिखाई दे रही है। इस पर जस्ट क्लिक करिएगा, और ये लीजिए कस्टमर टेबल व्यू हो गई। इसी तरह से सारी की सारी टेबल्स को इंपोर्ट करिए। मैपिंग करना ना भूलिएगा। मैपिंग करते डेटा वैलिडेट हो जाता है। मैपिंग वेरीफाई करने के बाद ही इंपोर्ट स्टार्ट कीजिएगा। इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद SQL क्वेरी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लेंगे। तो डेटा एनालिसिस को डेटा वैलिडेट भी करना होता है। तो चलिए सबसे पहले अब ये सारी की सारी टेबल्स के अंदर डेटा डाल लेते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सारे के सारे टेबल्स को पहले इंपोर्ट करेंगे आप, लेकिन ऑर्डर डिटेल को एकदम लास्ट में इंपोर्ट करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स का जो कनेक्शन है वो बाकी टेबल्स के साथ है। इट मींस आपकी बाकी टेबल जब तक इंपोर्ट नहीं होंगी तब तक ऑर्डर डिटेल इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो सीक्वेंस क्या रहने वाला है मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो जब आप टेबल इंपोर्ट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप लोग को करना क्या है, सिंपल टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाइए, ब्राउज कीजिए, अपने फोल्डर के अंदर से जितनी भी फाइलें हैं उसमें कस्टमर पहले, फिर ऑर्डर, फिर प्रोडक्ट और फिर रिटर्न, और फिर लास्ट में जाकर आपको ऑर्डर डिटेल को इंपोर्ट करना है। अगर इस प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो आपकी सारी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, वरना एरर देखने को मिल सकता है। तो नाउ दोस्तों हमारी सारी की सारी फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब वेरीफाई करने का वक्त आ गया है, यानी डेटा को चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर मुझे कस्टमर डेटा वेरीफाई करना है तो मैं ये लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, लिमिट कर देते हैं। सारा डेटा नहीं देखना है, मुझे सिर्फ 10 डेटा देखना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, रन किया, एंड नाउ सी दैट कि हमारे पास टॉप 10 रिकॉर्ड्स कस्टमर्स के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डेटा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है रो काउंट, यानी डेटा का रो काउंट कितना है। तो यहां पर इसे देखने के लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट, और काउंट में आप स्टार काउंट करेंगे, यानी ऑल डेटा काउंट करेंगे, जिसे एज टोटल कस्टमर बोलेंगे। फ्रॉम किस टेबल से, कस्टमर टेबल से।
रन करते ही आपको टोटल रिकॉर्ड दिखाई दे जाएंगे। सेम इसी तरह से आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर लेंगे कि आपके सारे के सारे रिकॉर्ड वैलिड तरीके से इंपोर्ट हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए बस आपको चेक करना है यही सारी चीजें सब पर। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल का चेक करते हैं। प्रोडक्ट टेबल में 82 रिकॉर्ड्स आपके इंपोर्ट हो रखे हैं। अगर प्रोडक्ट टेबल का डेटा देखना चाहते हैं तो देखिए टॉप 10 डेटा प्रोडक्ट टेबल का दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर टेबल में टोटल रिकॉर्ड 5000 है, ये पता चल गया। चलिए अब ऑर्डर टेबल का डेटा देख लेते हैं टॉप 10। तो टॉप 10 डेटा देखने के लिए आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिमिट 10। तो ऑर्डर डिटेल टेबल में देखिए आपका इंफॉर्मेशन 12558 लाइन का है। और अब एक बार टॉप 10 डेटा भी देख लेते हैं। और इसी तरह से आपका जो रिकॉर्ड है रिटर्न टेबल के अंदर वो 257 लाइन का है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है मेरे ख्याल से। और ये सब वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और अगर आप एक सिंगल टेबल में सारी की सारी वैलिडेशन चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूं। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं कि सारा रिकॉर्ड एक बार में विजिबल हो गया आपके सामने। यहां पे मैंने लिखा क्या है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया कस्टमर एज टेबल नेम, क्योंकि हमारा कॉलम एक बनेगा टेबल नेम का। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे काउंट ऑफ स्टार, यानी सारे कस्टमर्स काउंट करो, सारा डेटा काउंट करो जो भी इस कस्टमर्स के अंदर मतलब इस टेबल के अंदर है। इस टेबल से फ्रॉम कस्टमर टेबल से कस्टमर टेबल से काउंट करना है, यूनियन ऑल बीच में लगा दो। उसके बाद सेम यही काम प्रोडक्ट टेबल से करो, फिर यूनियन ऑल लगा दो, फिर ऑर्डर टेबल से करो, फिर यूनियन ऑल लगा दो, फिर ऑर्डर डिटेल टेबल से करो, फिर यूनियन ऑल लगा दो, फिर रिटर्न टेबल से करो और फाइनली अपनी क्वेरी को क्लोज करो। तो आपको एक साथ रिपोर्ट दिखाई देने लग जाएगी जिसमें आपका सारे टेबल्स का नाम और साथ में उनकी टोटल रोज यानी रिकॉर्ड ऑफ डेटा आपको शो हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको डुप्लीकेट चेक करना है कि आपके डेटाज में है या नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्वेरी लगानी होगी, ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर आईडी और काउंट करेंगे आप ऑल डेटा एज डुप्लीकेट रिकॉर्ड या डुप्लीकेट काउंट फ्रॉम किस टेबल से, भाई किस टेबल से, कस्टमर नाम की टेबल से, ठीक है, जिसको आप ग्रुप बाय करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपकी कस्टमर आईडी ग्रुप बाय होगी तो ये सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार आएंगे और ज्यादा नहीं दिखेंगे। और यहां पे आपको फिल्टर भी लगा देना है कि बस वो रिकॉर्ड दिखाइए जो कि इस पूरे डेटा के अंदर एक से ज्यादा बार हो। यानी मुझे सारा डेटा नहीं चेक करना, जो एक बार है वो वैलिड डेटा है, लेकिन मुझे वो कस्टमर आईडी देखनी है जो एक से ज्यादा बार आ रही है, यानी काउंट जिसका एक से ज्यादा बार है वो डेटा मुझे दिखा दो। तो यहां पे ग्रुप बाय लगाकर आपने हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल किया, क्योंकि ग्रुप बाय पर जो फिल्टर लगता है वो हैविंग क्लॉज से लगता है। रन करते हैं एंड नाउ आप देखिए आपके पास एक भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा। इट मींस आपके डेटा के अंदर कोई भी कस्टमर आईडी रिपीट नहीं हो रही है। इसी तरीके से हम लोग डुप्लीकेट चेक सभी डेटा को कर लेंगे और हर डेटा के अंदर कोई ना कोई ऐसा कॉलम होगा जो कि प्राइमरी की होगा। उस टेबल की प्राइमरी की को पकड़िए और उसी तरह से ये चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोडक्ट वाली टेबल से चेकिंग करनी है तो मुझे प्रोडक्ट आईडी को ग्रुप बाय करना होगा। तो यहां पर मैंने सेम काम किया, बस यहां पर प्रोडक्ट आईडी को ग्रुप बाय बनाऊंगा मैं और यहां पर इसको डुप्लीकेट काउंट करेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर, जो कि उसके ऊपर आप फिल्टर लगा देंगे। अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड मिल जाता है एक से ज्यादा बार तो वो डुप्लीकेट होगा। और ये देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब आपका कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड प्रोडक्ट आईडी यानी प्रोडक्ट टेबल के अंदर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। सेम इसी तरह से ऑर्डर वाली टेबल को भी चेक कर लेते हैं। ऑर्डर वाली टेबल को भी मैंने चेक कर लिया, इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों एक और चेक आप लोगों को कर लेना चाहिए और वो चेक है नल चेक। अगर आपके डेटा में नल वैल्यूज हैं तो ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहां पर लिखें। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कहा उन सारी की सारी कस्टमर आईडीज को आप सम कर दो जो आपके पास नल हैं, ठीक है, और उन्हें सम करके कस्टमर आईडी नल दिखा दो, दैट्स इट। और इसी तरह से कस्टमर का नाम अगर है तो उसे भी नल दिखा दो, जेंडर अगर है तो उसे भी नल दिखा दो, और सिटी अगर नल है तो उसे भी नल दिखा दो। मतलब सम कर दो एक तरह से। हम चाहते हैं कि वो सारी के सारे कॉलम सम हो जाएं अगर उसमें कोई भी नल वैल्यू हो। और वो हम किसके साथ कर रहे हैं, ये काम हम कस्टमर टेबल के साथ कर रहे हैं। और जैसा हम ये करेंगे आप देखिए हर कॉलम से पता चल जाएगा कितनी नल वैल्यूज हैं। तो फिलहाल के लिए आपके किसी भी कॉलम में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, तो आपको यहां पे प्रॉपर्ली शो हो रहा है 0।
चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है और वो है फॉरेन की का वैलिडेशन। ये भी बहुत जरूरी है। तो फॉरेन की का वैलिडेशन चेक करने के लिए कि आपके डेटा के अंदर फॉरेन की है या नहीं, ये चीज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा। अब ये चेक करना होगा कि ऑर्डर ऐसे कस्टमर को रेफर तो नहीं कर रहा जो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यहां पे ये चेक करना है कि कहीं कोई ऑर्डर ऐसे कस्टमर को रेफर तो नहीं कर दिया गया जो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहीं ये वाला डेटा तो इंसर्ट नहीं हो रखा, और अगर ऐसा है तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो चलिए इसे चेक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा सिलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी। यहां पर ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल से आप चेक कर रहे हैं, कॉमा साथ में आप यहां पर ऑर्डर टेबल से आप कस्टमर आईडी को भी चेक कर रहे हैं, जो कि आप ऑर्डर टेबल से करने वाले हैं फ्रॉम ऑर्डर टेबल, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ओ, जिसको आपने ओ नाम दिया है। और लेफ्ट ज्वाइन करेंगे आप इसके अंदर कस्टमर टेबल को। तो यहां पे लेफ्ट ज्वाइन कर दीजिए कस्टमर टेबल को, जिसे आप सी बोल रहे हैं, और किस बेसिस पर ज्वाइन होने वाला है ये बता दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। तो ज्वाइनिंग आप लोग की किस बेसिस पर होने वाली है, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल की, वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई यहां पर कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल ज्वाइन हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी, जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर आपने कस्टमर आईडी को रखा, जो कि बराबर है कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल से। पर बराबर होने के साथ साथ सिर्फ उसी रिकॉर्ड को शो कीजिए जो कि कस्टमर आईडी के अंदर, यानी कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी अगर आपकी नल निकल जाती है, और अगर ऐसा है तो ये रिकॉर्ड होगा। बट अभी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो कि कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा कोई भी कस्टमर हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये वैलिडेशन सही है। लेकिन अगर आपका एक ऐसा कस्टमर होता तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड दिखाई देता, तो वो कौन सा कस्टमर था आपको पता चल जाता। फिलहाल सेम तरीका आपको ऑर्डर डिटेल्स को वैलिडेट करना है, यानी ऑर्डर डिटेल वाली टेबल के साथ भी आपने फॉरेन की का इस्तेमाल किया था, तो ऑर्डर डेटा वैलिडेशन भी आपको करना है। अब दोस्तों यहां पर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, यहां पर आपको लेफ्ट ज्वाइन का ही इस्तेमाल करते हुए काम करना है। तो ऑर्डर डिटेल टेबल में वैलिडेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आप ऑर्डर डिटेल टेबल में ऑर्डर आईडी को उठाना होगा, जो कि आपने फॉरेन की के तौर पर बनाई हुई है ऑर्डर डिटेल टेबल से, जिसे आप ओडी बोल रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइन करेंगे आप इसके अंदर ऑर्डर वाली टेबल को लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी, जो दोनों में सेम है। लेकिन ऑर्डर आईडी की खास बात यह होनी चाहिए कि वही डेटा आपको यहां पर विजिबल होना चाहिए जो वहां पर नल दिखाई दे रहा है, यानी उस टेबल में नहीं मिल रहा। बट ऐसा कोई भी डेटा अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इसे रन करते हैं तो आप देखें ऐसा कोई भी डेटा आपके पास नहीं है जो उस ऑर्डर आईडी के अंदर नहीं है। सेम इसी तरह से आपको वैलिडेशन चेक करना है प्रोडक्ट टेबल का भी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल का वैलिडेशन चेक करने के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी को चेक करना होगा, प्रोडक्ट आईडी जो कि ऑर्डर टेबल के अंदर है। बात नहीं समझ में आ रही, चलिए मैं आपको बताता हूं बड़े सिंपल तरीके से। दोस्तों पहले ध्यान दीजिए कि यहां पर हमारे पास दो टेबल्स हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो समझिए। देखिए ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है, राइट साइड में हमारी प्रोडक्ट टेबल है और लेफ्ट साइड में हमारी ऑर्डर डिटेल टेबल है। हमने जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था वो हमारा क्या था कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट आईडी को दिखाओ। हमने कहा कि प्रोडक्ट आईडी को दिखाओ किससे, ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से, राइट। तो आपको ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से किसको दिखाना है, प्रोडक्ट आईडी को दिखाना है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर मिलने ही चाहिए। भाई मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों ने यहां पे लिख दिया जो इसमें है ही नहीं, तो भैया वो तो वैलिड टेबल नहीं है ना, इट्स नॉट अ गुड फॉर यू, है ना। तो वो एक इनवैलिड इंफॉर्मेशन है। अगर वो प्रोडक्ट आईडी यहां पर है तभी वो यहां आनी चाहिए ना, आप उसी का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं तो आप उसका ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो इसे चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपकी प्रोडक्ट आईडी जो कि इस टेबल में आप बोल रहे हो एग्जिस्ट करती है इस टेबल में या नहीं, बस इतना सा चेक करना है। और इसे चेक करने के लिए आपने क्या किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसको चेक करने के लिए आपने बोला कि मुझे ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से प्रोडक्ट आईडी दिखाओ जो कि ऑर्डर डिटेल टेबल में है, राइट। मतलब इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करो, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करो। लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेफ्ट में ज्वाइन करो इस प्रोडक्ट आईडी के साथ जो आपकी प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर सेम हो, लेकिन एक और खास बात, प्रोडक्ट टेबल में ना मिले, राइट।
अगर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल में नहीं मिलती तो वही प्रोडक्ट आईडी यहां पर विजिबल होती। मान लीजिए सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं यहां पर एक नंबर ऐसा डाल दूं जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर शो होने लग जाएगा 1। व्हाई? बिकॉज वहां पर इन प्रोडक्ट आईडी में से आपके पास 82 प्रोडक्ट हैं और अगर मैं यहां पे कोई 83 नंबर डाल दूं तो इट मींस आपका वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि अगर मैंने 83 नंबर का कोई प्रोडक्ट यहां पर लिख दिया तो वो रिकॉर्ड वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आईडी का वो इंफॉर्मेशन नल होगा किस टेबल के अंदर? इस टेबल के अंदर, राइट? तो हमें क्या करना है? इस टेबल के अंदर की जानकारी दिखाओ, लेकिन वो दिखाओ जो आपकी प्रोडक्ट वाली टेबल की प्रोडक्ट आईडी के अंदर ना मिले। इसी तरह से आपको लेफ्ट ज्वाइन करना है और ऐसा कितना रिकॉर्ड है वो हमें बता दो बस। और अगर ऐसा कोई है तो वो इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करो। तो ये देखिए अभी फिलहाल के लिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है तो हमें नहीं दिख रहा। अब दोस्तों एक और वैलिड चेक, बिजनेस डेटा चेक भी आपको करना है। और ये क्या है? बेसिक बिजनेस डेटा चेक में आप लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको मिनिमम ऑर्डर डेट का सबसे मिनिमम डेट दिखाइए, दूसरा मैक्सिमम ऑर्डर डेट भी दिखाइए और आप कस्टमर की डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी दिखाइए। क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम पता कर सकें कि हमारे नए कस्टमर्स कितने हैं, हमारी सबसे पहली ऑर्डर डेट क्या थी और हमारी सबसे लास्ट ऑर्डर डेट क्या थी, ये हमें पता चले। हमारे यूनिक कस्टमर्स कौन से हैं जो हमारे बिजनेस में ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स का पता लगाना हमें इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखिए ऐसे सिर्फ अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो मिनिमम चेक करें तो मिनिमम ऑर्डर डेट आप लोगों की ये है, मैक्सिमम ऑर्डर डेट आप लोगों की ये है और ऐसे 994 कस्टमर्स हैं जो कि यूनिक हैं जिन्होंने पहली बार ऑर्डर प्लेस किया है। तो इट मींस इनको आपको थोड़ी बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। तो अब समझ गए आप लोग। लेकिन सिर्फ डेटा इंपोर्ट करना इनफ नहीं था, हमने इस पे डेटा वैलिडेशन भी किया, हमने रिकॉर्ड काउंट्स भी किए, डुप्लीकेट चेक भी किया, नल वैल्यू चेक भी किया और फॉरेन की रिलेशनशिप भी वैलिडेट किया। अब हमारा डेटाबेस एनालिसिस के लिए रेडी है। एसक्यूएल बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हम क्वेरीज लिखकर मैनेजमेंट को रियल क्वेश्चंस के आंसर निकाल कर देंगे, जैसे टोटल रेवेन्यू कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, टॉप कस्टमर्स कौन से हैं, मंथली सेल्स ट्रेंड क्या है। और यहीं से हमारी एक्चुअल डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस वाली जर्नी स्टार्ट होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। हमने अभी तक क्या कर लिया है कि डेटा इंपोर्ट कर लिया है और डेटा को वैलिडेट भी कर लिया है, साथ ही डेटाबेस को कंप्लीटली रेडी बना लिया है। अब हम एक्चुअल में बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एसक्यूएल का, जहां पर आपको डेटा, क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ डेटा निकालने की लैंग्वेज नहीं है, एक डेटा एनालिसिस एसक्यूएल को यूज करके बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। तो आज हम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को एसक्यूएल क्वेरीज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? तो फर्स्ट स्टेप में आप डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। आपको एक सिंपल क्वेरी लिखनी है, यूज ई कॉमर्स एनालिसिस डेटाबेस। दैट्स इट, आपने इसे यूज कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है कि आपको बताना होगा कि टोटल कस्टमर्स कितने हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेरी है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर किया था। तो आपको इसके लिए कस्टमर टेबल को एनालिसिस करना होगा और उसके लिए आप लोगों को सिंपल एक क्वेरी लिखनी होगी, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, यानी सारा डेटा काउंट करना है और उसे टोटल कस्टमर नाम से लिख देना है। और ये किस टेबल से करना है? फ्रॉम कस्टमर टेबल से करना है। रन करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं। यहां पर 1000 हैं। नेक्स्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। इसके लिए आपको ऑर्डर टेबल का यूज करना होगा। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो सेम लाइन आपको यहां पर लिखनी है जैसे आपने ऊपर लिखी थी। तो देख सकते हैं आप लोग, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। नाउ यू विल सी दैट कि 5000 ऑर्डर्स आर देयर इन द ऑर्डर टेबल। नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्डर का स्टेटस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप यहां लिखेंगे सिलेक्ट ऑर्डर स्टेटस। तो आपको ऑर्डर स्टेटस कॉलम को ट्रैक करना है, कॉमा साथ में आपको काउंट करना है उन सारे के सारे डेटास को जो कि ऑर्डर स्टेटस में दिखाई दे रहे हैं एज टोटल ऑर्डर्स। तो ऑर्डर स्टेटस वाइज आपको टोटल ऑर्डर्स चेक करने हैं। तो बस
अब आपको यहां पे लिखना है फ्रॉम ऑर्डर टेबल्स, तो ऑर्डर टेबल्स के साथ आप ये कर रहे हैं, और ग्रुप बाय आपको किसके बेसिस पे करना है, वो है ऑर्डर स्टेटस के बेसिस पर। तो यहां पर ऑर्डर स्टेटस के बेसिस पे आपने ग्रुप बाय कर दिया। अब आपको पता चल गया कि डिलीवर्ड ऑर्डर आपके कितने हैं, कैंसिल्ड ऑर्डर कितने हैं, रिटर्न ऑर्डर कितने हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, ये निकाल के दिखाइए। स्पेशली वैसे तो आपने ऑर्डर स्टेटस के अंदर तीनों कैटेगरीज देख ली हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। इसके लिए आप लोग को लिखना है सिलेक्ट और काउंट करेंगे सारा का सारा डेटा एज डिलीवर्ड ऑर्डर नाम से, फ्रॉम किस टेबल से, ऑर्डर नाम की टेबल से, जहां पर ऑर्डर स्टेटस जो है आपका बराबर होना चाहिए डिलीवर्ड के। सो इस तरह से आप देख सकते हैं अब आपको डिलीवर्ड ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है कंपनी का। ये बिजनेस क्वेश्चन है। तो टोटल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप लोगों को कौन सा टेबल यूज करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप सिलेक्ट लिखेंगे और सिलेक्ट लिखने के बाद आपको सम करना है। सम करना है ऑर्डर डिटेल टेबल से सेल्स अमाउंट वाले कॉलम का, राइट। उसके बाद आपको इसे देखना किस फॉर्म में है, तो भैया इसे टोटल रेवेन्यू वाले फॉर्म में देखना है कि ये लिखा है कि ये टोटल रेवेन्यू है फ्रॉम किस टेबल से, ऑर्डर नाम की टेबल से जिसे आप ओ बोल रहे हैं, और ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें ऑर्डर डिटेल वाली टेबल्स को जिसे आप ओडी बोल रहे हैं। और किस बेसिस पर ज्वाइन करेंगे आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कॉमन चीज आपकी ऑर्डर आईडी है। तो ओ टेबल यानी ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी बराबर है ओडी यानी ऑर्डर डिटेल टेबल की ऑर्डर आईडी के। बोथ आर इक्वल, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ वही वाले डिटेल्स, वही वाले रेवेन्यूज का सम करना है जहां पर ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर स्टेटस बराबर होना चाहिए डिलीवर्ड के। मतलब उन्हीं का आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है जो ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं। दैट्स इट। और अब आप चेक कर सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू आपके सामने आ चुका है। तो ये सिर्फ डिलीवर्ड वालों का है, आप लोगों को शो हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप वेयर से पहले ही क्वेरी को क्लोज कर देंगे। लेट्स सी, मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसे रन किया। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये क्वेरी टोटल ऑर्डर दिखा रही है। इसका मतलब जो डिलीवर्ड है, जो पेंडिंग है, जो कैंसिल्ड है, उन सब का तो वो रेवेन्यू नहीं है। बट अगर आपको डिलीवर्ड का देखना है तो सिर्फ डिलीवर्ड लिखना होगा, राइट। सेम इसी तरह से आपसे एक और सवाल और वो है कि टोटल प्रॉफिट बताइए कि आपने कितना कमाया जो कि आपने डिलीवर्ड कर दिया। तो बस सिंपल पॉइंट है, इसी क्वेश्चन को बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है और इसी पॉइंट को चेंज करके आपको यहां पे लिखना है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे इस बार सेल्स अमाउंट वाला कॉलम नहीं होगा, यहां पर आपको प्रॉफिट वाले कॉलम को टैग करना है और यहां पर आपको इसे बोल देना है टोटल प्रॉफिट। बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम है और कोई चेंजेस नहीं होगा, बस खत्म। और जस्ट रन कर दीजिए कंट्रोल एंटर से। नाउ यू विल सी दैट कि टोटल प्रॉफिट जो कि डिलीवर्ड वालों का है वो आपको यहां पर पता चल चुका है। तो अगर आपको बिजनेस क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आप एक साथ दिखाइए तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप लोगों को सेम काम करना है, बस इस बार सिलेक्ट के अंदर दोनों पैरामीटर आप रख दीजिए बस, और सारा का सारा काम बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर सिलेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार सम ऑफ टोटल रेवेन्यू एक सेक्शन आप लोगों को ये देखना है और सम ऑफ टोटल प्रॉफिट आपको दूसरा सेक्शन ये देखना है, और दोनों के दोनों ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से ही मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को यहां पर ऑर्डर डिटेल टेबल का रेफरेंस लेना है। ज्वाइन कर रहे हैं आप ऑर्डर डिटेल वाली टेबल को ऑर्डर टेबल के अंदर, तो हम सिर्फ उसी ऑर्डर्स का टोटल प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं। और जैसे हम रन करेंगे आप देखिए टोटल रेवेन्यू भी दिख गया और टोटल प्रॉफिट भी दिख गया। अब दोस्तों एक और बिजनेस क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी कितनी है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए बस आपको सिंपल सा काम करना है। इस पूरी क्वेरीज में लाइन में जो चेंजेस आएगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ऊपर वाली क्वेरी को ही कॉपी कर लें तो इसी में बस एक चेंज करना है आप लोगों को, ताकि आप एवरेज निकाल पाएं। और चेंजेस क्या है आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पर इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं और यहां पर बस छोटा सा चेंज करना है, इसे आपको डिवाइड करना है क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। तो सेल अमाउंट को आपको डिवाइड करना है काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी से। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी आपको दिखाई दे रही हैं
वो सारी की सारी काउंट कीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल सेल्स को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। बस इतना ही करना है, उसके अलावा जस्ट रन इट, और जैसे ही आप रन करेंगे नाउ सी दैट द एवरेज ऑर्डर वैल्यू आर देयर। तो बस आपको इतना सा काम करना था। एक आपको लेना था ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से और एक आपको लेना था ऑर्डर वाली टेबल से। तो ऑर्डर वाली टेबल से जितने भी ऑर्डर आईडीज हैं उनको डिस्टिंक्टली काउंट कर लीजिए। जितने भी काउंट होने के बाद रिजल्ट मिलता है, फाइनली आपको उसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू का नाम दे देना है, ताकि आपका एक कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये पता चल जाए। अब डिस्टिंक्ट इसलिए किया क्योंकि एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसीलिए डिस्टिंक्ट काउंट करना बहुत जरूरी है। तो एक और बिजनेस क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां आपको ज्वाइन दो टेबल्स को करना होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप सिलेक्ट लिखेंगे। अब सिलेक्ट कर रहे हैं पी टेबल से, यानी प्रोडक्ट वाली टेबल से कैटेगरी वाले कॉलम को, राइट। दूसरा आपको सम चाहिए किसका, ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से सेल्स अमाउंट का एज रेवेन्यू की तरह। और ये सब काम आपको ऑर्डर टेबल के अंदर करना है फ्रॉम ऑर्डर टेबल, जो कि ओ नाम से आप बुला रहे हैं, और इसमें ज्वाइन करेंगे आप ऑर्डर डिटेल वाली टेबल, जिसके बारे में आप पहले से ही अवेयर हैं। और किस बेसिस पर ज्वाइन करेंगे ये आपको पता है भाई। ऑर्डर टेबल से आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पर ही ज्वाइन होगा, क्योंकि वही चीज आपकी कॉमन है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और ज्वाइन लगाना आपके लिए बहुत मैंडेटरी होगा, और वो है प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि आपने एक कैटेगरी का सेक्शन उठाया है। तो कैटेगरी का सेक्शन आपको प्रोडक्ट्स नाम की टेबल में मिलने वाला है, इसलिए आपको उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। किस बेसिस पर आपको ज्वाइन करना है ये बताना बहुत जरूरी है। ऑर्डर डिटेल वाली टेबल की प्रोडक्ट आईडी आपकी बराबर है प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी के, तो इस बेसिस पर आपको ज्वाइन करना है। और ये ज्वाइन दोनों के दोनों ज्वाइन करने के लिए आपको एक क्लॉज का इस्तेमाल करना है, जो कि है डिलीवर्ड, यानी आपको बोलना है कि उन्हीं चीजों को आप ज्वाइन कीजिए जिनका ऑर्डर स्टेटस बराबर हो डिलीवर्ड। लेकिन इस बार आप सीधा इसे नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवर्ड लिखते ही आपको ये एरर दे देगा, बिकॉज कैटेगरीज जो हैं बहुत सारी हैं और रिपीटेड हैं। तो आपको जब भी कैटेगरीज का कॉलम मिले और रिपीटेड कैटेगरीज मिले तो आपको ग्रुप बाय तो लगाना ही पड़ेगा। तो ग्रुप बाय आप करिए पी कैटेगरी के बेसिस पर, और हां आप चाहें तो इसे ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय करना चाहते हैं और रेवेन्यू के बेसिस पर आप ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो यहां पे रेवेन्यू लिख दीजिए, और किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये जो रिजल्ट आएगा फाइनली ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं आपको सारी कैटेगरीज के रेवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, पर रेवेन्यू हाईएस्ट टू लोएस्ट दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने ऑर्डर बाय को लगाया हुआ था। लेकिन अगर आप ग्रुप बाय नहीं लगाते, ये लाइन ना लिखते ही आपको एरर मिल जाता। क्यों? क्योंकि कैटेगरी का कॉलम रिपीटेड डेटा से भरा हुआ है। तो आपको ग्रुप बाय तो जरूर यूज करना है। जब भी कोई कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें रिपीटिशन दिखाई दे रही है तो आप लोगों को हमेशा ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बिजनेस क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैटेगरी वाइज प्रॉफिट बताइए, तो क्या करेंगे आप? तो सेम इसी तरह से आप लोगों को कुछ नहीं करना, सेम यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर अब आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सेम ही तरीका है, कोई चेंज नहीं देखने को मिला आप लोगों को। आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर वाले तरीके से ही आपने इसे ज्वाइन किया है, प्रॉपर सेम वे में। इसमें भी ग्रुप बाय का इस्तेमाल हुआ है, इसमें ऑर्डर बाय आपने प्रॉफिट के बेसिस पर किया है, बस इतना ध्यान रखना है। तो एक बार यहां पर आपको चेंज करना है प्रॉफिट, और एक आपको यहां चेंजेस करना था। बस दो जगह चेंजेस कीजिए और रन कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब बिजनेस क्वेश्चन अगर यह पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आप एक साथ दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कैटेगरी और रेवेन्यू, कैटेगरी वाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही एक साथ देखना है, तो आप क्या तरीका यूज करने वाले हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको पी कैटेगरी लेनी है, दूसरा आपको सेल्स अमाउंट लेना है, तीसरा आपको ऑर्डर प्रॉफिट लेना है। लेकिन यहां पर एक और चीज आप कर सकते हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, और वो फाइंड करने के लिए
जो भी आपका प्रॉफिट है उसे आपको अपने सेल्स अमाउंट के सम से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट जो सेल्स अमाउंट पर कमाया वो कितना परसेंट था। दैट्स इट। उसके बाद आपको इसे रन करना है और रन करते ही आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज आपको पता चल रहा है। राइट नाउ आपकी कैटेगरी वाइज रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों दिख रहे हैं, साथ में आपको प्रॉफिट का परसेंटेज भी पता चल रहा है कि आपने कितना परसेंट प्रॉफिट रेवेन्यू पर कमा रखा है। और उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। दैट्स इट। और ये करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चंस ये है कि सेल्स टाइम के साथ कैसे चेंज हुई है, ये आपको बताना है, यानी मंथली सेल्स ट्रेंड क्या है ये आप कैसे पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखने वाले हैं यहां पर। तो मैं पहले क्वेरी लिख देता हूं और फिर आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको देखना क्या है, तो आपको सिलेक्ट करना है ईयर जो कि ऑर्डर टेबल से निकलेगा, साथ में ऑर्डर डेट से आपको मंथ भी निकालना है। और जब आप ये दोनों चीजें निकाल लें तो उसके बाद आपको सम देखना है ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से, और ये तभी देख सकते हैं जब तक आप इन्हें ज्वाइन ना करें। तो भाई आपको यहां पर ऑर्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है क्योंकि ऑर्डर वाली टेबल से आप पिकअप कर रहे हैं डेटास को, और आपका ऑर्डर डिटेल वाली टेबल ज्वाइन होगी इसके साथ, तो आपको ऑर्डर आईडी के बेसिस पर इसे ज्वाइन कर देना है। और याद रखिएगा जहां पर ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड होगा उन्हीं डेटास का आपको ईयर, मंथ और रेवेन्यू देखना है, मंथली सेल्स ट्रेंड देखना है एक तरीके से। और इस बार आपको ग्रुप बाय भी करना है, लेकिन दो बेसिस पर। एक आपको ईयर के बेसिस पर, जितनी भी बार आपका ईयर वाला डेटा आ रहा है उसे ग्रुप करिए, और जितनी भी बार आपका मंथ वाला डेटा आ रहा है उसे भी ग्रुप करिए, और साथ में ऑर्डर बाय भी करिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के ईयर के बेसिस पर ऑर्डर बाय करिए और सेल्स के मंथ के बेसिस पर ऑर्डर बाय करिए। दैट्स इट। और बस इसे रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट कि आप लोगों को 2024 में रेवेन्यू दिखाई दे रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं 2024 का रेवेन्यू, 2025 का रेवेन्यू, 2026 का रेवेन्यू हर महीने के साथ आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा यहां पर कॉम्बिनेशन में चेकिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको 2024 एक साथ जुड़कर मिल जाएगा। यहां पर आपको 2024 में फर्स्ट मंथ में आपका रेवेन्यू क्या है, 2024 में सेकेंड मंथ का रेवेन्यू आपके पास क्या है, 2024 में थर्ड मंथ का रेवेन्यू आपके पास क्या है, 2024 में फोर्थ मंथ का, फिफ्थ मंथ का, ऐसे आपके 2024 में 12 महीने का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि रेवेन्यू वाइज रीजन क्या होने वाला है, तो आप ये बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो जैसे आपने ऊपर रेवेन्यू कैटेगरी वाइज रीजन की बात की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहां पर रीजन वाइज रेवेन्यू भी होगा। बस जहां पर आपने कैटेगरी लिखी थी वहां पर आपको बस रीजन कर देना है, और सिंपल। बट एक बात का ध्यान रहे कि यहां पर कस्टमर आईडी को के बेसिस पर आप ये कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। यहां पर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कस्टमर है, कस्टमर टेबल है, और कस्टमर टेबल में आपको रीजन मिलेगा। तो पहले आपको कस्टमर टेबल को ज्वाइन करना होगा जो कि ऑर्डर वाली टेबल से रिलेट होगा, और फिर उसके बाद ही जाकर आपको, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर जिस टेबल को आप रखते हो, यहां पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर कस्टमर टेबल है, इसीलिए आपको उसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने बोला कि मुझे कस्टमर वाली टेबल से रीजन चेक करना है और ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से सेल्स अमाउंट, साथ में ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से प्रॉफिट चेक करना है, और जिसे मुझे क्लब करना है फर्स्ट टेबल, यानी फर्स्ट टेबल क्या है, कस्टमर टेबल, जिसमें मुझे उसे ज्वाइन करना है। कस्टमर टेबल जो कि ज्वाइन होगी ऑर्डर टेबल के साथ। तो बस जब आपने कस्टमर टेबल को ऑर्डर टेबल के साथ ज्वाइन किया तो फाइनली आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि ऑन किस बेसिस पर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां पर कस्टमर आईडी जो कि कॉमन फैक्टर रहेगा दोनों टेबल के अंदर, तो वो उसी बेसिस पर ज्वाइन करेगा। साथ ही आपको इसके बाद ज्वाइन करना है ऑर्डर वाली टेबल को ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से, क्योंकि ऑर्डर डिटेल वाली टेबल में आपको अमाउंट वाला कॉलम मिलेगा, प्रॉफिट वाला कॉलम मिलेगा, इसीलिए आपको अपनी ऑर्डर वाली टेबल को बाद में ज्वाइन करना है, किससे, ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से।
और फिर उसके बाद आपको अपना स्टेटस बताना है कि आपका स्टेटस डिलीवर्ड हो तो वही देखना है, और आपने ग्रुप बाय किस बेसिस पे करना है, जो कि है रीजन, उस बेसिस पे आप ग्रुप करिए, और जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं ऊपर उसी के बेसिस पर आप ऑर्डर बाय कर दीजिए। नाउ हिट एंटर, और जैसे ही कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे, नाउ यू विल सी दैट कि रीजन वाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको शो हो रहे हैं। नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चन आता है कि टॉप 10 कस्टमर्स के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि टॉप 10 कस्टमर्स की जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कस्टमर आईडी यानी कस्टमर टेबल होने वाला है। तो जैसे ही आपने कस्टमर टेबल को प्रेफरेंस बनाया तो आप देखिए आप अब कोई क्या लिखेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आईडी तो चाहिए, साथ में उस कस्टमर का नाम भी दे दो, दैट्स इट। और ये जरूर चेक करो कि जो उसकी ऑर्डर डिटेल वाली टेबल के अंदर अमाउंट है और ऑर्डर डिटेल वाली टेबल के अंदर प्रॉफिट है, ये दोनों चीजें सबसे पहले कस्टमर टेबल, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर है कस्टमर टेबल, और उसके अंदर ही इसे ज्वाइन करना है किस टेबल को, ऑर्डर टेबल को, जो कि कस्टमर आईडी वाले बेसिस पर ज्वाइन होगी। नाउ उसके बाद सेम वही काम, ऑर्डर आईडी के बेसिस पर ऑर्डर वाली टेबल, ऑर्डर डिटेल वाली टेबल ज्वाइन हो जाएगी, और डिलीवर्ड स्टेटस देखना है, ग्रुप बाय करना है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम के बेसिस पर, दैट्स इट। उसके बाद ऑर्डर बाय रेवेन्यू कर देना है, और क्योंकि टॉप 10 देखना है इसीलिए लिमिट 10 लगा दीजिए, दैट्स इट। और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं एंड नाउ सी दैट टॉप 10 कस्टमर्स आर देयर जो कि आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये टॉप 10 कस्टमर्स आपके हैं राइट नाउ। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से आ जाता है। टॉप 10 प्रोडक्ट आपको देखने हैं भाई। अगर टॉप 10 प्रोडक्ट देखने हैं तो सीधी सी बात है, अब आपको प्रेफरेंस किसको दे देनी है, प्रोडक्ट वाली टेबल को। तो प्रोडक्ट वाली टेबल को आप प्रेफरेंस देंगे तो हाँ, ज्वाइन भी उसी के अंदर से कुछ ना कुछ करेंगे। तो सबसे पहले उसी के अंदर यानी प्रोडक्ट वाली टेबल से आप प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की कैटेगरी रखेंगे। और फिर आपको ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से क्या क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, ये आपने रखा। उसके बाद आपने फर्स्ट टेबल प्रायोरिटी पर रखी है, कौन सी, प्रोडक्ट वाली, और उस टेबल के अंदर जो कि कॉमन फैक्टर है वो है प्रोडक्ट आईडी, जो कि ऑर्डर डिटेल वाली टेबल से ज्वाइन होगी, राइट। क्योंकि यहां पर ऑर्डर टेबल का कोई लेना देना नहीं है, ताकि आपको पता चले कि क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट इस प्रोडक्ट आईडी और इस प्रोडक्ट नेम का क्या क्या है। तो बस उसके बाद आपको ऑर्डर वाली टेबल से भी इसे मैप करना है ऑर्डर आईडी के बेसिस पर। तो मैप कर दिया, क्योंकि आपको डिलीवरी स्टेटस डिलीवर्ड देखना है इसलिए। और ग्रुप बाय तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ग्रुप बाय आप 3 चीजों के बेसिस पर करने वाले हैं, एक आपका प्रोडक्ट नेम, एक आपका प्रोडक्ट आईडी और एक आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। और ऑर्डर बाय, क्योंकि आपको ऑर्डर किस ऑर्डर में देखना है, तो रेवेन्यू के बेसिस पे देखना है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है, और टॉप 10 डेटा देखना है। तो रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट ऑल द थिंग्स आर देयर। यहां पे प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है, प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी आ रही है, यूनिट सोल्ड भी मिल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, और ये टॉप 10 प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही है। नेक्स्ट बिजनेस क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह आता है कि पेमेंट मेथड को एनालिसिस करिए। तो क्वेरी में सिर्फ ये करना है कि पेमेंट मेथड को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, काउंट करना है सारी की सारी पेमेंट्स कितनी बार रिसीव हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी यूपीआई से पेमेंट रिसीव हुई है तो कितनी बार रिसीव हुई है, ये आपको काउंट करना है। पेमेंट मेथड कौन सा है, और क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने रखा है, और ये सारी डिटेल्स आपको ऑर्डर टेबल में चेक करनी है। तो यस, कोई भी टेबल दूसरी कंबाइन नहीं हो रही इसके अंदर, पेमेंट मेथड आपको चेक करना है और काउंट ही करना है। तो इट मींस आपको किसी दूसरे टेबल को कंबाइन करने की जरूरत यहां पर है नहीं, ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड का ही चेक करना है और पेमेंट मेथड के बेसिस पे ग्रुप करना है, और टोटल ऑर्डर जो भी आप देख रहे हैं यहां पर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अब इसे रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास यूपीआई पेमेंट आ चुकी है, और बस यूपीआई पेमेंट में सबसे ज्यादा टोटल ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। यूपीआई पेमेंट्स लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से थोड़ी कम, और सबसे कम जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो है नेट बैंकिंग। कैश ऑन डिलीवरी भी आपकी थोड़ी कम हुई है, यानी यूपीआई पेमेंट लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस आपने कर लिया इस डेटा के साथ। नाउ एक और रिटर्न एनालिसिस आप लोगों को चेक करना चाहिए। बिजनेस में रिटर्न किस अकॉर्डिंग हो रहे हैं, कितने रिटर्न हो रहे हैं, तो ये भी आप चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको रिटर्न के रीजंस पता करने होंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। रिटर्न रीजन वाले कॉलम को ट्रेस करना है फ्रॉम द रिटर्न टेबल।
अब जो कॉमन रीजंस होंगे उनका एक ग्रुप बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि टोटल रीजंस क्या क्या हैं और कौन से रीजन सबसे ज्यादा कस्टमर्स दे रहे हैं, क्या रीजन दे रहे हैं। तो इसे रन करते हैं सेम तरीके से। लेट डिलीवरी का रीजन बहुत सारे कस्टमर्स आपको दे रहे हैं, नॉट सेटिस्फाइड का भी रीजन दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा बेस्ट नहीं हो पा रही है। साइज का इश्यू भी आ रहा है हमारे रिटर्न के रीजंस में, तो लेट डिलीवरी का भी रीजन हमें बहुत मिल रहा है। तो कंप्लेंट्स के ऊपर काम करने के लिए हमें रिटर्न एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स है उसे कम से कम कर पाएं। नॉट सेटिस्फाइड कस्टमर भी लगभग रिटर्न लेट डिलीवरी के बराबर ही हैं। डैमेज प्रोडक्ट भी ज्यादा मिल रहा है, तो उस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। साइज का इश्यू आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी जा रहे हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर होने की संख्या बढ़ रही है। वर्कर जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहे, इस पर भी देखना पड़ेगा। अब इसे प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए रिटर्न का रेट जरा देखना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल रिटर्न रेट आपका क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। तो रिटर्न रेट पता करने के लिए सबसे पहले आपको काउंट करना होगा डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी जो कि रिटर्न वाली टेबल से है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी जो कि ऑर्डर वाली टेबल से है। साथ में इन दोनों को डिवाइड करना होगा आपस में, ताकि आपको पता चले कि परसेंटेज क्या है जो आपकी रिटर्न हो रही है टोटल ऑर्डर्स में से, उनकी परसेंटेज क्या है। तो ये तीसरा जो काम मैंने किया है वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालने के लिए किया है। तो भैया ये हो गई आपकी रिटर्न, ये हो गए आपके टोटल ऑर्डर्स। तो टोटल ऑर्डर्स आपको पता चल गए आपके कितने आ रहे हैं और आपकी रिटर्न्स कितनी हो रही है वो आपको पता चल गए। बस आपको रिटर्न को अपने टोटल ऑर्डर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको निकाल लेना है कि रिटर्न का परसेंटेज क्या है, किस टेबल में, फ्रॉम ऑर्डर टेबल में। और लेफ्ट ज्वाइन आपको कौन सी करनी है, रिटर्न वाली टेबल। किस बेसिस पर, क्योंकि ऑर्डर आईडी दोनों टेबल में कॉमन है, उस बेसिस पर। और जस्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे एंड नाउ यू विल सी दैट कि आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 257 है आउट ऑफ 5000 ऑर्डर्स। तो 5000 ऑर्डर्स में से इतने रिटर्न आ रहे हैं, तो इट मींस 5% रिटर्न का रेशियो है। तो हां ये थोड़ा कम है बट फिर भी है। तो आपको एनालिसिस करके पता चल जा रहा है कि भैया आपका रिटर्न का रेशियो क्या आ रहा है, आपका ओवरऑल ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स रिटर्न आ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये रेशियो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी आप लोग को इस पर काम करना पड़ेगा। तो अब तक हमने एसक्यूएल की हेल्प से काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए हैं। हमने टोटल कस्टमर्स देखे, टोटल ऑर्डर देखे, डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं ये देखे, रेवेन्यू कैलकुलेट की, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट की, कैटेगरी की परफॉर्मेंस एनालिसिस की, मंथली सेल्स ट्रेंड निकाला, रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखी, टॉप कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए, पेमेंट बिहेवियर एनालिसिस किया, रिटर्न को भी एनालिसिस किया। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखा कि डेटा में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम पाइथन में जाएंगे और डेटा को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। बिजनेस क्वेश्चंस, एसक्यूएल क्वेरी, रिजल्ट, बिजनेस इनसाइट्स और डेटा एनालिसिस का एक्चुअल काम भी यही है। सिर्फ क्वेरी लिखना डेटा एनालिसिस नहीं है, क्वेरी का रिजल्ट समझना और उस रिजल्ट का बिजनेस डिसीजन निकालना ये एक्चुअल एनालिसिस है। अब हम MySQL को पाइथन से कनेक्ट करेंगे, पाइथन से डायरेक्टली MySQL डेटाबेस से डेटा पुल करेगा, फिर पांडास के अंदर डेटास को एनालिसिस, फिर पांडास के अंदर अपना एनालिसिस डेटा सेट बनाएंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा EDA। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो हमने MySQL के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस डेटा एनालिसिस किया था। हमने रेवेन्यू निकाला, प्रॉफिट निकाला, कैटेगरी परफॉर्मेंस देखी, टॉप कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए और मंथली सेल्स एनालिसिस भी किया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मुझे इस डेटा पर पाइथन में EDA, स्टैटिस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और मशीन लर्निंग करनी है तो मुझे MySQL डेटाबेस को पाइथन के अंदर लाना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसी वीडियो पर काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब डेटा कैसे पुल करेंगे आपका MySQL से पाइथन के अंदर, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई नोटबुक बनाने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं और फोल्डर के अंदर CMD लिखते हैं और जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो यहां से हमने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और पाइथन 3 पर क्लिक करके यहां पर एक नई विंडो जुपिटर की ओपन कर लेंगे और यहां पर सबसे पहले इस फाइल को नाम दे देते हैं। तो फाइल का नाम हमने रख दिया है, अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो अब रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो भी इसके लिए चाहिए वो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी हमें चाहिए इंपोर्ट pandas as PD और दूसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए इंपोर्ट numpy as NP। तो ये दोनों लाइब्रेरीज हमारी मदद करने वाली है
डेटा के साथ कनेक्ट होने में। तो हम इसे रन कर देते हैं। साथ ही एक काम आपको और कर लेना है, यहां पर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको कुछ कनेक्टर भी डाउनलोड कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं और इसे रन कर दीजिए। MySQL कनेक्टर पाइथन डाउनलोड हो जाए। फिलहाल तो मेरा डाउनलोड है, इसलिए मुझे कोई एरर मैसेज नहीं मिल रहा। अब यहां पर आपको कनेक्टर इंपोर्ट करना है, जो कि है इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। अब ये लाइब्रेरी पाइथन और MySQL के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने में आपको हेल्प करने वाली है। नाउ अब आपको कनेक्शन क्रिएट करना है MySQL और पाइथन के बीच। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए कनेक्शन लिखना है। कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर आपको MySQL डालना है और उसका कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और साथ में आपको ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपको होस्ट बताना है, तो होस्ट हमेशा लोकल होस्ट रहेगा, कॉमा यूजर का नाम आप बताएंगे। यूजर नेम यहाँ पर होता है जब आप अपने सिस्टम में ओपन करते हैं MySQL, तो यूजर नेम होता है रूट, और MySQL खुलते ही ये आपको दिखाई दे जाएगा कि यूजर नेम क्या है। MySQL जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखाई देता है रूट और लोकल होस्ट 3306। तो यूजर नेम रूट हो गया। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा अपना MySQL का। तो मेरे MySQL का पासवर्ड है MySQL 123। साथ में डेटाबेस जो भी आपका है वो यहाँ पे डालना होगा। तो डेटाबेस का नाम आप जानते ही हैं क्या है। तो ये आपके डेटाबेस का नाम है, जो कि आप लोगों ने जब उसे बनाया था तब क्रिएट किया था, का सेटअप आपने कर लिया है। नाउ इसे रन करेंगे। रन करते ही कनेक्शन हो जाएगा। अगर कनेक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखिए प्रिंट, जो आपका कनेक्शन का वेरिएबल है इस कनेक्टेड नाम का फंक्शन यूज करके चेक करिए। अगर ट्रू आता है तो कनेक्शन डन है। तो यहां पर ट्रू आ रहा है, इट मींस कनेक्शन कंप्लीटेड है। तो अब MySQL सर्वर से ये कनेक्ट हो चुका है। एक कर्सर क्रिएट करना होगा। कर्सर क्यों क्रिएट करना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कर्सर क्रिएट करने से क्या होता है, कर्सर का यूज हम MySQL डेटाबेस के साथ SQL कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कनेक्शन डेटाबेस तक पहुंच बनाता है और कर्सर डेटाबेस पर SQL कमांड एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अब आप इसे रन कर दीजिए। अब आप अपनी SQL क्वेरीज लिख सकते हैं। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। क्वेरी लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 10, और जैसे ही ये लिखकर अब आपको यहाँ पर इसे रन करना है। जैसे ही इस क्वेरी को आप रन करते हैं, रन करते ही क्वेरी नाम के वेरिएबल के अंदर ये जो डेटा है स्टोर हो चुका है। अब आप कर्सर की मदद से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आप चाहें। तो एग्जीक्यूट के अंदर अगर आप क्वेरी रखेंगे और इसे रन करेंगे तो हमारी SQL क्वेरी MySQL डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आप रिजल्ट को यहां देखना चाह रहे हैं, कर्सर लिखना है .hl fetch all नाम का फंक्शन यूज करना है और इसे रन कर देना है। और अगर आप प्रिंट करें यहां पर रिजल्ट को, तो अब आप चेक करेंगे कि आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, आपका सारा डेटा आ गया। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली इसे देखना है तो यहां पर रिजल्ट लिखिए, सिर्फ 5 रो का डेटा आपको देखना है। तो यहां देखिए 5 रो का डेटा आपको शो हो गया। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अपने डेटा को ऐसे अगर देखेंगे तो हमें ये प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसे देखने के तरीके बदलते हैं। तो चलिए हम एक कस्टमर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहां पर SQL लिखते हैं, और यहां पर रीड SQL लिखने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नाम की टेबल डाल देते हैं और कॉमा लिखकर रीड SQL के अंदर दूसरा पैरामीटर होता है कनेक्शन का। तो आप कनेक्शन नाम का पैरामीटर सो दे दीजिए और जैसे ही आप रन करेंगे, अब हमने सेम काम को पांडास के थ्रू मच इजियर वे में कर लिया। SQL क्वेरी का रिजल्ट डायरेक्टली पांडा डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए किया जाता है। कस्टमर टेबल का कंप्लीट डेटा पाइथन में लोड कर रहा हूं और उसको कस्टमर नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं इसे कर सकता हूं। अब अगर आप यहां पर कस्टमर डॉट हेड देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर डॉट हेड देखते ही आपको डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप समझ गए क्या हो रहा है काम। और कस्टमर डॉट शेप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके डेटा सेट के अंदर। और कस्टमर्स टेबल के अंदर अगर आप कॉलम्स चेक करना चाहते हैं तो कॉलम्स लिखिए और आप देख सकते हैं यहां पर आपको सारे के सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है कस्टमर टेबल का तो कस्टमर डॉट डी टाइप्स चेक करिए और रन कीजिए। देखिए सारे कॉलम्स का डेटा टाइप भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम ऑर्डर वाली टेबल का भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर वाली टेबल का भी कनेक्शन हमने स्टैब्लिश कर लिया है। सेम ऑर्डर वाली टेबल्स का भी हेड डेटा एक बार चेक कर लेते हैं, साथ ही ऑर्डर वाली टेबल का शेप भी चेक कर लेते हैं।
सेम काम ऑर्डर डिटेल वाली टेबल का भी कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल वाली टेबल का शेप भी एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ सेम काम प्रोडक्ट वाली टेबल के साथ भी कर लेते हैं और इसका भी शेप आप चेक कर लीजिए। आपको रिटर्न वाली टेबल के साथ भी सेम काम करना है और उसका भी शेप आपको यहां पर एक बार चेक कर लेना है। और फाइनली अब एक साथ समरी चेक कर लेते हैं सारे डेटा की और सबका एक बार शेप चेक कर लेते हैं। आप ये लिखते हैं, यहां पर आपको कस्टमर टेबल का भी डेटा दिख रहा है, प्रोडक्ट का भी, ऑर्डर का भी, ऑर्डर डिटेल, रिटर्न, सारी टेबल्स का डेटा शो हो रहा है। अब अगर हम अपनी रेवेन्यू वाली क्वेरी यहां पांडास में या पाइथन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप अपनी रेवेन्यू वाली क्वेरी लिखेंगे यहां पर तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि रेवेन्यू कितना है टोटल, प्रॉफिट कितना है टोटल, और उसके बाद अगर आप उसकी समरी चेक करना चाहते हैं तो आपको इसे रीड एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में डालना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेरीज एंड कनेक्शन के अंदर हमने इसे वेरिएबल के अंदर डाल दिया, अपनी क्वेरी को रख दिया, साथ में उसका कनेक्शन भी लगा दिया, तो आपको टोटल रेवेन्यू दिखाई दे जाएगा और टोटल प्रॉफिट भी दिख जाएगा। नाउ कनेक्शन को क्लोज करना ना भूलिएगा, कर्सर और कनेक्शन दोनों को क्लोज करना ना भूलिएगा, क्योंकि काम कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना एक गुड प्रैक्टिस है। हम कर्सर क्लोज कर रहे हैं और उसके साथ साथ डेटाबेस कनेक्शन भी क्लोज कर रहे हैं। तो हमने पाइथन से MySQL कनेक्शन स्टैब्लिश किया, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की, MySQL से पाइथन में डेटा पुल किया और उस डेटा पर पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके और उस डेटा को पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास पाइथन के अंदर कंप्लीट एनालिसिस डेटा अवेलेबल है। अभी हमने डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया है, तो अब हमें क्या करना है, डेटा क्लीनिंग शुरू करनी है। हम चेक करेंगे मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या हैं, इनकरेक्ट डेटा टाइप्स है या नहीं, डेट कॉलम को चेक करेंगे, आउटलायर्स चेक करेंगे, साथ ही फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली ईडीए में एंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल और रिटर्न के सेपरेट डेटा फ्रेम हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली एनालिसिस स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा को एनालिसिस करने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि डेटा क्लीन और एनालिसिस के लिए रेडी है या नहीं। तो आज हम डेटा क्लीनिंग और डेटा की प्रिपरेशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, डेटा क्लीनिंग का मतलब सिर्फ मिसिंग वैल्यूज डिलीट करना नहीं होता। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कस्टमर शेप चेक करना होगा, प्रोडक्ट टेबल का भी शेप चेक करना होगा, ऑर्डर वाली टेबल का भी शेप चेक करना होगा, साथ ही ऑर्डर डिटेल वाली टेबल का भी शेप चेक करेंगे और रिटर्न वाली टेबल का भी शेप एक बार चेक कर लेंगे। अब सबके शेप्स हमने चेक कर लिए हैं और अब हमारा काम है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड चेक करना। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले कस्टमर टेबल्स को देखते हैं और ये लीजिए, इसका फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपके पास आ गया डॉट हेड लगाकर। प्रोडक्ट वाली टेबल का भी डॉट हेड लगाकर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपके सामने, ऑर्डर वाली टेबल का भी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपके सामने है, ऑर्डर डिटेल वाली टेबल का भी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपके सामने है और रिटर्न वाली टेबल का भी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपके सामने है। तो डेटा क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले डेटा को विजुअली इंस्पेक्ट करना जरूरी है। सिर्फ फंक्शन रन करने से एनालिसिस नहीं होता, पहले डेटा को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डेटा का टाइप चेक करना चाहिए। तो दोस्तों डेटा का टाइप चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप लोग ऑर्डर टेबल का टाइप चेक कर रहे हैं। तो देखिए ऑर्डर वाली टेबल के अंदर सारे के सारे कॉलम्स ऑब्जेक्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर डेट अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है और हमें डेट बेस्ड एनालिसिस करना है तो पाइथन उस कॉलम को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेगा। अब हमारे सामने ये चैलेंज आ चुका है। तो चलिए अभी हमारा सबसे पहला टास्क है डेट वाले कॉलम को। तो डेट वाले कॉलम को आप कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप लोग को सिंपल एक लाइन लिखनी है और वो ये है कि आपको ऑर्डर डेट वाले कॉलम को कन्वर्ट करना है, pd.dateandtime फंक्शन आपको चलाना है और ऑर्डर डेट वाले कॉलम को ठीक कर लेना है। दैट्स इट। और इसे रन कर देते हैं। रन करने के बाद एक बार फिर से ऑर्डर टाइप चेक कर लीजिए। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं कि डेट वाला कॉलम डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स में आ चुका है। कस्टमर साइन अप डेट भी दी हुई है जो कि कस्टमर टेबल के अंदर है, उसे भी ठीक करना होगा। तो ये लीजिए, उसे भी हमने ठीक कर दिया और उसका भी टाइप अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं साइन अप डेट ठीक हो चुकी है जो कि पहले गलत थी। नेक्स्ट चेक आता है मिसिंग वैल्यूज का चेक, जो कि आपको कर लेना चाहिए। कस्टमर टेबल से आपको इज नल लगाना है और डॉट सम लगाना है और आपको पता चल जाएगा
कि कस्टमर टेबल के अंदर कोई भी डेटा मिसिंग है या नहीं है। तो देख सकते हैं कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। इसी तरह से आपको सारी टेबल के अंदर मिसिंग डेटा चेक कर लेना है। तो ये देखिए इस टेबल में भी आपने मिसिंग डेटा चेक कर लिया, तो ये ऑर्डर टेबल में भी चेक कर लिया। नाउ ऑर्डर डिटेल वाली टेबल और ऑर्डर रिटर्न वाली टेबल में भी चेक कर लिया कि कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट समझो। तो अगर किसी कॉलम में भी नल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत उस रो को डिलीट कर दें। पहले हम समझना पड़ेगा कि नल क्यों है। अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर मिसिंग है, एनालिसिस में यूज हो रहा है, तो शायद हम उसको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर टारगेट वेरिएबल्स ही मिसिंग है और हमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो उस सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, डिसाइड करना और हैंडल करना, ब्लाइंडली डिलीट मत करना। चलिए अब एक और काम करिए, अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी एक बार चेक कर लीजिए। तो इसके लिए आप लोग को लिखना है ऑर्डर डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। तो यहां पर कोई डुप्लीकेटेड नहीं है। इसी तरह से इसके अंदर भी चेक कीजिए, यहाँ इसी तरीके से कस्टमर टेबल के अंदर भी कोई डुप्लीकेटेड नहीं मिल रहा। लेकिन एक और ध्यान रखिएगा आप लोग पॉइंट, यहाँ पर प्राइमरी की डुप्लीकेटेड चेक आप लोग को करना है, क्योंकि प्राइमरी की का डुप्लीकेट चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग को उस स्पेसिफिक कॉलम में डुप्लीकेट जरूर चेक करना है। तो किसी स्पेसिफिक कॉलम का डुप्लीकेट चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आपको कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी पर डुप्लीकेट चेक करना था तो आप लोगों ने इस तरह से लिख दिया। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी डुप्लीकेटेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी की है। सेम इसी तरह से ऑर्डर वाली टेबल से भी ऑर्डर आईडी डुप्लीकेटेड है, तो ऑर्डर आईडी वाली टेबल के अंदर भी डुप्लीकेटेड चेक करना है क्योंकि वो प्राइमरी की है। और अगर प्राइमरी की डुप्लीकेट हो जाए तो रिलेशनल डेटाबेस में सीरियस डेटा क्वालिटी इश्यू क्रिएट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चेक आप लोग को ये करना है कि न्यूमेरिक डेटा आपका है या नहीं। तो ऑर्डर डिटेल वाली टेबल को एक बार चेक करें और उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा को वेरीफाई कर लें। यहां पर हम काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं। ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए नहीं है, अगर आगे स्टैटिस्टिक्स और ईडीए में भी इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। अब एक और चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चेक ध्यान रखिएगा, ये जरूर चेक करना है, इम्पॉसिबल वैल्यू चेक। इसका क्या मतलब है? देखिए क्वांटिटी वाले कॉलम में कभी भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती या जीरो के कम नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा है तो उसे हमें हटाना होगा, तो ये चेक जरूर कर लीजिए। तो इसे चेक करने के लिए आप लोग को एक सिंपल सा फिल्टर यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है, तो देखिए वैसे तो आपने चेक किया आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप उसे ठीक करते। सेम इसी तरह से डिस्काउंट के अंदर भी आप जरूर चेक कर लीजिए। डिस्काउंट का परसेंटेज आप चेक करिए क्योंकि डिस्काउंट का परसेंटेज आपके डेटा सेट में है और वो 0% से नीचे नहीं रख सकते आप, 100% से ऊपर नहीं रख सकते। तो ये भी चेक कर लेना चाहिए कहीं ऐसा कोई डेटा तो नहीं है। इस साइन का मतलब है और अगर एंड की बात करें इस साइन का मतलब और होता है, यानी अगर आपको और कंडीशन चेक करनी है तो आप ये वाला साइन यूज करेंगे। तो ये एक कंडीशन ये रही और एक कंडीशन ये रही, तो या तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए या ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए। तो ऐसा कोई भी डेटा मिल जाए तो आप दिखा दो। फिलहाल तो ऐसा कोई डेटा है नहीं तो क्लीन करने की नीड भी नहीं है। और एक और चेक आप लोग को कर लेना चाहिए, वो है कि सेल्स अमाउंट 0 से नीचे तो कोई नहीं लिख दिया आपने गलती से, तो भैया ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो कि 0 से नीचे लिखा हो। तो ये लॉजिकल बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है तो उस डेटा को हटाना होगा। अब कस्टमर डेटा के ऊपर एक और चेक आपको करना चाहिए। कस्टमर डेटा के ऊपर एज वैलिडेशन जरूर चेक करिए क्योंकि यहां पर गलती हो सकती है। एज 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये चेक भी आपको कर लेना। तो इस चेक को इस तरह से करेंगे और यहां पर ऐसा कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है और अगर होता तो हम उसे फिल्टर कर देते। क्या तरीका होता फिल्टर करने का? अगर ऐसा होता तो डेटा फ्रेम में आपका कस्टमर डेटा है ही और एक नए डेटा फ्रेम में आप उसे डाल देते, फिर उसके बाद वो डेटा फिल्टर हो जाता। बस यहां पर साइन को चेंज कर देते आप, यहां पर आप साइन बोल देते ग्रेटर देन, यहां पर आप साइन बोल देते लेस देन। That's it। उसके बाद सिर्फ वही डेटा दिखाई देता जो आप लोगों का इस रेंज के अंदर आता और यहाँ पर एंड कंडीशन का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते थे क्योंकि आपको यही क्राइटेरिया वाला डेटा रखना है। बस अभी फिलहाल के लिए ये कंडीशन नहीं है हमारे पास, इसलिए ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा। अगर होती तो आप इस तरह से क्लीनिंग कर लेते। तो अभी फिलहाल के लिए ये लाइन आपको नहीं लिखनी पड़ रही क्योंकि बेसिकली आपका कोई भी डेटा ऐसा है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करना है एक एनालिटिकल डेटा सेट। ये क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप पहले ऑर्डर प्लस कस्टमर, अब हम सेपरेट टेबल को कंबाइन करके एक एनालिटिक्स डेटा सेट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर को
कस्टमर के साथ मर्ज कर रहे हैं। कस्टमर आईडी एक कॉमन कॉलम है। हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट का मतलब है ऑर्डर टेबल के साथ सारे रिकॉर्ड रिटेन करो और मैचिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन ऐड करो। तो ये एक लॉजिकल क्वेरी हो सकती है। तो मैंने इसे रन कर दिया। अब हम ऑर्डर डिटेल को ऐड करेंगे। ऑर्डर आईडी कॉमन की है, यहां से हम क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए अब इस डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर डिटेल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। पहले हमने कस्टमर डिटेल इसके अंदर ऐड कर ली थी, अब इसके अंदर ऑर्डर डिटेल को ऐड करते हैं। कैसे? ऑर्डर डिटेल भी ऐड हो गई है अब इस टेबल के अंदर। तो इसी डेटा फ्रेम के अंदर ऑर्डर डिटेल को मैंने ऐड कर दिया है यूजिंग द इनर क्वेरी। नाउ इस टेबल के अंदर अब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर लेनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर ली। अब प्रोडक्ट टेबल को मर्ज करेंगे। प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर हम प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब हमारे पास कस्टमर, ऑर्डर, ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एक सिंगल एनालिटिक डेटा फ्रेम में आ चुका है। चलिए एक फाइनल चेक कर लेते हैं। तो df.shape चेक करिए और ये लीजिए अब आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। लेकिन अब यहां पर एक बार हेड देखिएगा इसका। तो डेटा फ्रेम का हेड अगर आप चेक करें तो आपके पास एक प्रॉपर टेबल आ चुकी है जिसमें सारे के सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं और वो हर टेबल से मिल रहे हैं आप लोगों को। 22 कॉलम्स आ गए। पहले आपके पास कम कॉलम थे लेकिन अब 22 कॉलम्स हो चुके हैं। आपने बस सिंपल सा काम किया है, कौन सी टेबल को किधर ऐड किया है, बस मर्ज कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने ये सारा काम कर लिया। और df.columns की मदद से आप ये देख सकते हैं कि कितने कॉलम्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर एक डुप्लीकेट चेक भी करना बनता है। तो डुप्लीकेट चेक इस डेटा के अंदर हम लोग कर लेते हैं। मर्ज होने के बाद हमें ये पता चल जाए कि हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं आ गई। अब कुछ यूजफुल कॉलम्स यानी डेट से जुड़े हुए फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए हम लोग को इसमें क्रिएट कर लेने चाहिए। इसमें पहला कॉलम ईयर का रहने वाला है, दूसरा कॉलम मंथ का रहने वाला है, तीसरा कॉलम मंथ का नेम और चौथा कॉलम पीरियड का रहने वाला है। और ये कॉलम आपका टाइम एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रन करते हैं। नाउ एक फाइनल कॉलम और क्रिएट कर लेना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन का, जो कि आपको पता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड होता है सेल पर। तो आपको वो निकालना है। तो बस ये कॉलम भी आपने बना लिया। अब डेटा का फाइनल क्वालिटी चेक जरूरी है। डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस सेल में रखी हुई है। और आप देखिए आपके टोटल डेटा के अंदर इतने सारे कॉलम्स 27 कॉलम्स आर देयर और हर एक का टाइप आपको पता चल रहा है। नाउ डेटा फ्रेम के अंदर इस नल भी चेक कर लेना चाहिए। तो नल एक भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेटा में ये चेक भी हमने कर लिया। साथ ही एक और चेक डुप्लीकेटेड, तो डुप्लीकेट चेक भी किया, इसमें भी कोई वैल्यू आपको नहीं दिखाई दे रही। फाइनली अब आप क्या करेंगे, इस डेटा सेट को सेव कर देंगे CSV फाइल के अंदर। तो CSV फाइल में सेव करने के लिए इस फाइल का नाम दे दीजिए e-commerce clean data.csv। इसे रन करते हैं और अब एक CSV फाइल आपके पास तैयार हो चुकी है। तो आप देखिए ये रही वो CSV फाइल। ओपन करते हैं। जिस फोल्डर से आपने पाइथन को ओपन किया था वहां पर अब आपके पास एक CSV फाइल आ चुकी है जिसके अंदर सारा डेटा सेट कंबाइन होकर दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम्स आपके डेटा सेट के अंदर विजिबल हैं, जिसमें कोई भी समस्या आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, टेबल को डायरेक्टली एनालाइज किया। सबसे पहले डेटा को इंस्पेक्ट किया, डेटा के टाइप चेक किए, डेट्स कन्वर्ट किए, मिसिंग वैल्यूज को चेक किया, डुप्लीकेट डेटा चेक किया, प्राइमरी की वैलिडेट की, बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग इनवैलिड वैल्यूज को चेक किया, कस्टमर्स, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट को मर्ज करके एक एनालिसिस डेटा सेट बनाया। और फाइनली हमने ड्राइव कॉलम्स जैसे ईयर मंथ एंड प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट किया। अब हमारा डेटा एनालिसिस के लिए रेडी है और अब हम EDA कर सकते हैं इस पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्क करेंगे EDA इस डेटा सेट के ऊपर। तो अब तक हमने काफी सारा काम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कर लिया है। आज हम लोग समझने वाले हैं EDA के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और डेटा को एक्सप्लोर करके उसके अंदर हिडन पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप और अनयूजुअल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, EDA का मतलब सिर्फ 10-15 चार्ट बना देना नहीं होता। एक डेटा एनालिसिस और एक डेटा साइंटिस्ट को हर विजुअल के पीछे का क्वेश्चन पता होना बहुत जरूरी है। हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर विजुअलाइजेशन बनाएंगे और फाइनली उस विजुअल से बिजनेस इंसाइट्स निकालेंगे। तो चलिए अपना ई-कॉमर्स डेटा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई पाइथन फाइल बना रहे हैं। इस फाइल का नाम है EDA, ठीक है। तो इस फाइल का नाम हम रख देते हैं EDA ऑन e-commerce। राइट नाउ हमने डेटा फाइल का नाम दे दिया है। और तो यहां पर आपको 4 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। एक आपको पांडास PD, numpy NP, मैटप्लॉटलिब जो कि चार्ट्स के लिए काम करेगा, और सीबॉर्न ये भी आपके चार्ट्स और विजुअल्स के लिए काम करेगा। तो बस ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट कर लेनी है। तो इसको रन कर लेते हैं और इसके बाद अब हम अपना डेटा लोड करेंगे। तो यहां पर आप डेटा फ्रेम में डाल दीजिए अपना डेटा, जो कि आपका है pd.read_csv फाइल है। और वो CSV फाइल आप लोगों को पता है, फोल्डर के अंदर हमने पिछली वीडियो में डाल दी थी। और ये है वो CSV फाइल जो कि क्लीन डेटा CSV फाइल है। इसे हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इस फाइल का नाम ये रहा, और इस फाइल का जो भी नाम है हमने यहां पे डाल दिया, और इसे रीड करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, और इसे रन कर दिया हमने। ये हमारी फाइल रीड हो गई। अब हम लोग डेटा फ्रेम चेक करेंगे अपना .head, और हमारा डेटा फ्रेम चेक हो गया। तो ये लीजिए 27 कॉलम का डेटा हमारे सामने आ रहा है। और ये देखिए, अब हम चलते हैं यहां पर डेटा का शेप चेक कर लेते हैं। तो df.shape लिखेंगे और रन करेंगे। तो आप देखिए आपको 12,558 लाइन का डेटा मिल रहा है, साथ में 27 कॉलम्स मिल रहे हैं। अब हम डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। तो इन्फो भी चेक करना है, तो इन्फो नाम का फंक्शन यूज करिए। और जैसे ही आप इन्फो नाम का फंक्शन यूज करेंगे तो आप डेटा का ओवरऑल स्ट्रक्चर आप समझ पाएंगे कि डेटा में कौन से कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, और उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, क्या रखा हुआ है, डेट रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, किस तरह का डेटा उसके अंदर रखा हुआ है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। राइट नाउ न्यूमेरिक समरी की, तो न्यूमेरिक समरी के लिए आप df.describe लिखेंगे। तो डिस्क्राइब नाम का फंक्शन आप यूज करेंगे और रन करते हैं इसे। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे उसके ऊपर से डिस्क्राइब दिखाई देगा। पता चलेगा कि कितने एक्चुअली में काउंट है, कितना मिनिमम डेटा है, कितना मैक्सिमम डेटा है, स्टैंडर्ड क्या है, मीन क्या है, मीन मैक्सिमम क्या है, और सब कुछ आपको उन सारे कॉलम्स पे पता चल जाएगा। राइट नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसका पर्पस ये था कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे हमारे डेटा को एनालिसिस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अभी इसका पर्पस सिर्फ डेटा को क्विकली अंडरस्टैंड करना है राइट नाउ, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब हमारे बिजनेस क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस क्वेश्चन, तो दोस्तों पहला बिजनेस क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है, ट्रांजैक्शन में, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में सेल्स अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग फिगर प्लॉट करेंगे। तो फिगर का सबसे पहले साइज डिसाइड करना होगा। प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप फिगर को बनाएंगे, और फिगर के अंदर फिक्स साइज, यानी जो फिगर का साइज रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भाई, आप लोग यहां से बताएंगे कि जो फिगर का साइज है वो 10,5 यानी 10 हाइट और 5 विड्थ का होने वाला है। दैट्स इट, उसका साइज क्या होगा फिगर का, ठीक है, जो भी फिगर आपका बनेगा। अब ये फिगर कौन सा बनेगा भाई, SNS यानी हिस्ट प्लॉट चार्ट हम बनाने वाले हैं। और हिस्ट प्लॉट चार्ट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना डेटा फ्रेम बताना है कि हिस्ट प्लॉट चार्ट के अंदर आप अपना कौन सा डेटा रखने वाले हैं। तो यहां पर आप अमाउंट का, सेल्स अमाउंट का डेटा रखने वाले हैं। साथ में आप लोगों को यह भी बताना है कि इसमें जो बिन्स हैं यानी गैप्स है वो कितने कितने का होगा भाई, 30-30 का गैप होगा। राइट, उसके अलावा KDE कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, जो कि कर्व होगा, वो आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। कर्व दिखाने से आपको क्या फायदा मिलता है भाई, जब भी आप कर्व दिखाते हैं तो इससे आपको यह फायदा मिलता है कि आप लोग अपने डेटा को यूजुअली वो कैसे ट्रेंड कर रहा है ये आप पता कर पाएंगे। राइट, उसके अलावा आप लोग का चार्ट तो तैयार हो गया, लेकिन चार्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको लगा देनी चाहिए भैया। चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो PLT का टाइटल नाम का फंक्शन चलाइए, और टाइटल देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि टाइटल क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स अमाउंट। तो ये आपका टाइटल हो जाएगा आपके चार्ट का। राइट, उसके अलावा आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेबल देना है भाई, एक्स लेबल क्या होगा आपका, तो यहां पर आप एक्स लेबल बता देंगे। एक्स लेबल आपका सेल्स अमाउंट होगा, यानी एक्स एक्सिस पर आपको सेल्स अमाउंट दिखाई देगा। राइट, उसके ऊपर लेबलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर टाइटल दे रहे हैं। तो PLT वाई लेबल क्या होगा आपका, ये आप बता दीजिए भाई। वाई लेबल आपका हो जाएगा यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वाई लेबल में आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नजर आने वाली है। ओके, उसके अलावा अब आप कह रहे हैं कि आप अपने चार्ट को शो करना चाहते हैं। तो फाइनली आपने सारी चीजें इस पे बता दी है, तो मैं आपको एक एक करके फटाफट से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने सेल्स अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि डिफरेंट सेल वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑकर हो रही है। एक्स एक्सिस पर सेल अमाउंट रहेगा और वाई एक्सिस पर आपका कितनी ट्रांजैक्शन उस रेंज में है ये पता चलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और दूसरी साइड लॉन्ग टेल है तो हमें स्क्यूनेस का इंडिकेशन मिल सकता है। राइट,
ये इंफॉर्मेशन लेटर स्टैटिस्टिक्स आउटलायर एनालिसिस में यूजफुल होगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैंने इसे रन किया और अब आप देखें दोस्तों आपके चार्ट के अंदर किस तरह का ग्राफ मिल रहा है आपको। तो आप देखिए आपका जो डेटा है क्या बता रहा है, आप लोगों को थोड़ा समझने को इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले इस अमाउंट को, इस डेटा को थोड़ा एनालिसिस किया जाए तो यहां पर सेल्स अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि डिफरेंट सेल्स वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑकर हो रही है। एक्स एक्सिस पर सेल्स अमाउंट है और वाई एक्सिस पर आप लोग का कितनी ट्रांजैक्शंस है उस रेंज में ये पता चल रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और दूसरी साइड लॉन्ग टेल है, मतलब अब आप देख ही रहे हैं, तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि एक साइड लॉन्ग टेल आ रहा है और दूसरी साइड बहुत ज्यादा गिरा हुआ है चार्ट, एक तरफ से बहुत सारा झुका हुआ चार्ट है। तो भैया ये इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के आउटलायर के बारे में बता रही है। तो हमारे पास आउटलायर कितने हैं, बाहर जो जा रहा है डेटा के वो कितने हैं, आप देखिए कॉन्सेंट्रेटेड डेटा आपके 10,000 के बीच में है, यानी जो सेल्स अमाउंट है आप लोगों का इस रेंज में आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आप 50,000 या 40,000 की बात करें तो यहां पर जो आपका सेल्स अमाउंट है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो देखिए दोस्तों नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1200 हैं, कुछ आपकी 1200 ट्रांजैक्शंस कुछ आपकी 10,000 के करीब है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी ट्रांजैक्शन 10,000 के ऊपर हैं, यानी 10,000, 12,000, 13,000। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टोटल डेटा है वो 12,000 लाइन का है। अब 12,000 लाइन के डेटा में कुछ डेटा, लगभग कुछ ही डेटा है जो कि 40,000, 50,000 की रेंज में आ रहा है। बाकी बहुत सारा डेटा जो आपका मोस्टली डेटा है वो 10,000, 0 से 20,000 और 30,000 की रेंज तक आ जाता है, ठीक है। और 40,000 की रेंज में जाने वाला एक दो डेटा आपका मिल जाता है, थोड़ा बहुत, यानी 50-60 डेटा आपको 40,000 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन लगभग डेटा आप लोगों का इस रेंज में आ रहा है जो कि 8,000, 9,000, 10,000 के करीब आ रहा है। राइट नाउ आप ये समझ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और बिजनेस प्रॉब्लम की, और इस बिजनेस प्रॉब्लम में हम देखेंगे हमारी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो दोस्तों इसको भी देखने के लिए हम सेम ही चार्ट इस्तेमाल करेंगे और एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं। इसी तरह का बिल्कुल सेम चार्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक जरूर करना चाहिए। तो देखिए मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही लिखी है, ज्यादा कुछ नहीं चेंज किया, बट एक बार इसे रन करते हैं एंड नाउ आप देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भाई जब आप सेल उस टाइम पर ये करेंगे तो हाँ डेफिनेटली बात यह है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर जो प्रॉफिट का रेंज है वो भी आपको यही बता रहा है, एग्जैक्टली द सेम अप्रोच यहां पर भी अप्लाई हुई है। ओके, और यहां पर मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉफिट रेंज में आ रही है और कुछ ट्रांजैक्शन अनयूजुअली बहुत लो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। आगे हम अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस को आउटलायर एनालिसिस में इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो यहां पर आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही हैं जो कि ऐसी हैं। ओके, नाउ बात करते हैं दूसरी बिजनेस प्रॉब्लम की। नाउ दोस्तों अगली बिजनेस प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है जो कि मंथली रेवेन्यू ट्रेंड, टाइम के साथ साथ सेल्स का बिहेवियर कैसा है ये आपको पता लगाना है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे आप मंथली सेल्स ट्रेंड, रेवेन्यू ट्रेंड आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर आपको ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा जिसमें आप ग्रुप करेंगे चीजों को। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैंने डेटा फ्रेम के अंदर ऑर्डर स्टेटस वाले कॉलम को रख दिया है और ऑर्डर स्टेटस वाले कॉलम में भी मैंने बोला कि अगर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड है, राइट, तो आप क्या करिए सारे के सारे ग्रुप कर दीजिए ईयर्स को, ईयर मंथ वाले कॉलम को ग्रुप कर दीजिए और उसके बेसिस पर आपको सेल्स अमाउंट दिखाइए, राइट। तो सेल्स अमाउंट का क्या दिखाइए भाई, सम दिखाइए, राइट। तो यहां पर आप लोगों ने कहा कि भैया ग्रुप बाय कर दो, ईयर और मंथ वाले कॉलम जो आपके पास बने हुए हैं उस कॉलम को आप ग्रुप बाय कर दो और सेल्स अमाउंट को सम करके दिखा दो। और हां इंडेक्स को रीसेट कर देना अगर अकॉर्डिंग टू इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो, राइट। डिलीवर्ड ऑर्डर को कंसीडर किया है और ईयर मंथ के बेसिस पर सेल्स अमाउंट का सम करके देखा। इससे हमें हर मंथ की टोटल रेवेन्यू मिल जाएगी। तो चलिए एक बार रन करते हैं इसे, और रन करने के बाद ये हमारे पास डेटा आ चुका है। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं एक बार इसे शो कर देता हूं आप लोगों को। ये देखिए मैंने यहां पे मंथली सेल्स एक बार रन किया तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको सारी की सारी सेल्स आपको ईयर मंथ के हिसाब से दिखाई दे रही है, राइट। यानी एक
जनवरी 2024 में जो भी आपकी टोटल सेल्स थी वो आपकी ग्रुप हो चुकी है, राइट। तो जनवरी पर 1 जनवरी को जो आपकी सेल्स है 2024 के अंदर, वो सारी सेल्स आपकी क्लब हो गई। 2 जनवरी को क्लब हो गई, 3 जनवरी को, इसी तरह से आपकी जनवरी मंथ की, फिर फरवरी मंथ की, फिर मार्च मंथ की, इस तरह से हर महीने की जो सेल है वो क्लब हो गई है 2024 की, 2025 की, फिर उसके बाद 2026 की, इसी तरह से क्लब हो चुकी है। राइट नाउ अब मैं चाहता ये हूं कि इस डेटा को जो अभी हमारे पास आ रहा है, ये जो डेटा अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कॉलम्स आ चुके हैं आपके पास, एक ईयर मंथ का और एक सेल्स अमाउंट का, राइट। तो इस डेटा को हम चाहते हैं इसे विजुअल में देखें। तो विजुअल में देखने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों डेटा को उठाकर सीधा डाल देंगे विजुअल में। कैसे डालेंगे चलिए देखते हैं। अगर आप इस डेटा को सीधा विजुअल में डाल रहे हैं तो पहले तो फिगर साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो यहां पर फिगर साइज थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, 14 इसका विड्थ कर दिया और 6 इसका हाइट कर दिया। तो फिगर साइज थोड़ा बढ़ा दिया और इसमें प्लॉट किया है। और प्लॉट में कौन सा फंक्शन चलेगा भाई, यहां पर जैसे ही आप डेटा को प्लॉट करेंगे और इसमें ईयर मंथ और सेल्स अमाउंट 2 चीजों को प्लॉट किया है आपने, राइट। तो यहां पर ईयर मंथ और सेल्स अमाउंट दोनों चीजों को प्लॉट किया है आपने। टाइटल में ये दिया है, एक्स लेवल पे ये दिया है, वाई लेवल पे ये दिया है, और हां रोटेशन 45 डिग्री एक्स टेक्स भाई क्या है, ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और टाइट लेआउट करना है और शो करना है। पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखिए मैंने रन कर दिया। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब भी आप प्लॉट को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको लाइन चार्ट विजिबल करता है, लाइन चार्ट, राइट। और हां यहां पर मैंने एक्स टिक्स पर रोटेशन 45 डिग्री रखा है। इसका मतलब ये जो डेटा है ना नीचे आप देख रहे हैं, इसको 45 डिग्री रोटेशन पर रखा है। आप चाहे तो इसे 90 डिग्री रोटेशन पे भी रख सकते हैं। अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेशन पे रखता तो क्या रिजल्ट आता, चेक करिए। ये देखिए जैसे ही मैं इसे 90 डिग्री पे रख रहा हूं तो एकदम सीधा सीधा आ रहा है। आपको जैसे रखना है वो रख सकते हैं। मैंने इसे 45 पे रखा था, आप 45 पे भी रख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे भाई इसे रख सकते हैं। तो देखिए 45 डिग्री पर थोड़ा सा टेढ़ा आ गया और ये इस तरह से विजिबल हुआ है। और आपको यहां पर मंथली सेल ट्रेंड पता चल रहा है, यानी रेवेन्यू इस साइड है और मंथ इस साइड है। आप लोगों को दोनों चीजें एक साथ विजिबल हो रही हैं। मंथ आपको मिल चुका है और सेल्स अमाउंट आपका शो हो रहा है। तो आपका कब सेल्स अमाउंट हाई है डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब मंथली सेल्स रेवेन्यू क्या था भाई, आपको रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप देखें तो यहां पर आपको रेवेन्यू दिखाई दे रहा है और रेवेन्यू के साथ साथ आपको इसका यह भी पता चल रहा है कि भैया कब कितना था रेवेन्यू। और अगर आप यहां पे चेक करें तो इस पॉइंट पर जाकर रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई हो गया है। आप देखिए यहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं। तो ये है वो पॉइंट जिस पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया, यानी जुलाई में 2024 जहां पर रेवेन्यू सबसे ज्यादा टॉप पर गया है। और एक ये वाला एरिया है जहां पर रेवेन्यू सबसे ज्यादा टॉप किया गया है, जहां की जो कि टाइम है दैट इज द जुलाई 2026 राइट नाउ। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो इससे आप लोगों को ये ट्रेंड देखने को मिला। आइडेंटिफाई करना है कि क्या सेल्स इंक्रीजिंग है, क्या सेल्स डिक्रीजिंग है, क्या किसी पर्टिकुलर मंथ में स्पाइक ज्यादा हो रहा है या क्या कोई अनयूजुअल ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा ड्रॉप आ रहा है किसी मंथ में। ये पैटर्न आगे फॉरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि अनयूजुअल डाउनफॉल आ रहा है एक मंथ में, और वो है जब आपका फरवरी मंथ शुरू हो रहा है। आप देखिए फरवरी मंथ 2025 का, इसमें इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया, आपका एकदम से ही नीचे आ गया। आप देख सकते हैं ये वो पॉइंट है जिसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आया। और सेम पिछले साल, मतलब दोनों ही साल में अगर आप बात करें तो अगर आप देखें तो यहां पर आपका 25 के अंदर फरवरी मंथ में भी डाउनफॉल बहुत ज्यादा आया और 26 के अंदर भी फरवरी मंथ में डाउनफॉल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स है जहां पर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आपका आ चुका है डेटा के अंदर। आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग एक और इनसाइट के साथ चेक करते हैं। अब दोस्तों हम मंथली प्रॉफिट भी पता लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले ग्रुपिंग करनी होगी मंथली प्रॉफिट की, है ना। ग्रुप की आपको ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए पहले आपको ऑर्डर स्टेटस में डिलीवर्ड रखना होगा और एक फिल्टर लगा लिया आपने और बोला ग्रुप बाय ईयर मंथ के बेसिस पे प्रॉफिट को कर दो। इस बार पहले आपने रेवेन्यू को किया था, इस बार आपने प्रॉफिट को कर दिया। बस थोड़ा सा चेंज आया, बाकी कोई चेंज नहीं है। और अब आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो भाई आप अपना मंथली प्रॉफिट देख सकते हैं। यहां पर आप मंथली प्रॉफिट लिखिए और जैसे ही आप लिखेंगे रन करिए और देख सकते हैं आप लोग यहां पर आप लोगों के पास मंथली प्रॉफिट आ चुका है। और अब इसे आप चार्ट के फॉर्म में अगर विजुअल देखना चाहते हैं तो भैया इसको भी आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, सेम वे है, उसी तरीके से जैसे आपने
रेवेन्यू को देखा था तो उसी तरह से ये भी देखा आपने। लेकिन हाँ, यहां पर पॉइंट देखने वाला ये है कि आप लोगों को एट दिस पॉइंट जहां पर प्रॉफिट सबसे नीचे आ रहा है वो वही पॉइंट है जो कि आप लोगों का 25 में आ रहा था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऊपर चला गया है प्रॉफिट, राइट। और सबसे टॉप पर जो प्रॉफिट है वो उसी स्टेज पर है जो पहले था। और आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट का जो अर्निंग है टाइम है वो ज्यादा कौन से पीक पर है, किस टाइम पर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है। तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट ट्रेंड भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज होने का मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। और हो सकता है कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो और हैवी डिस्काउंट की वजह से प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहा हो, इसीलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट को हमेशा टुगेदर एनालाइज करना चाहिए। राइट नाउ आप समझ चुके हैं। तो ये थी दूसरी बिजनेस प्रॉब्लम। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बिजनेस प्रॉब्लम की, जो कि है कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस। कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये भी एक बिजनेस प्रॉब्लम है जो आपको देखनी पड़ेगी। यहां पर कैटेगरी सेल्स का आप लोग एक वेरिएबल बना लेंगे प्रैक्टिकली, और यहां पे सॉर्ट वैल्यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू को सॉर्ट करना चाहिए आपको, आपकी मर्जी है। आप वैल्यू को सॉर्ट भी कर सकते हैं या आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैंने कैटेगरी सेल्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, जिसके अंदर मैंने ग्रुप बाय कर दिया है कैटेगरी को, और सम रख दिया है भैया सेल्स अमाउंट का राइट नाउ। ओके, अब मैं देखना चाहता हूं मेरी कैटेगरी सेल्स क्या आई है, तो मैं यहां पर कैटेगरीज वाइज सेल्स एक बार चेक करना चाहूंगा। और ये मैंने जैसे रन किया तो आप देखें कैटेगरी वाइज जो सेल्स है वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। ओके, अब हम कैटेगरी लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं कि ग्रुप बाय कैटेगरी का मतलब सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट एक ग्रुप में कंबाइन करने पर हम उनको उनकी टोटल सेल्स से कैलकुलेट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे ताकि हमें पता चले कि सबसे ऊपर कैटेगरी कौन सी आ रही है और कौन सी कैटेगरी हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। और अगर हम इसे चार्ट फॉर्मेट में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो सेम चीज को आप चार्ट फॉर्मेट में देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने इस चीज को चार्ट फॉर्मेट में आपको दिखाया है। इसमें फिगर साइज 10.5 रखा है, और कौन सा चार्ट यहां पे प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और कौन सा चार्ट रखा है भैया, बार चार्ट रखा है। कैटेगरी सेल्स के ऊपर आपने प्लॉट किया है काइंड ऑफ चार्ट दैट इज बार चार्ट, और यहां पर टाइटल ये रखा है आपने, और कैटेगरी आपका एक्स लेबल है, वाई लेबल है, एक्स टिक्स आपने रोटेशन 45 डिग्री पर रखा है, और टाइट लेआउट रखा है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स लेआउट है, टाइट लेआउट रखा है। और अब आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो सेम चीज आपको कैटेगरी प्रॉफिट के साथ भी चेक करनी है, और ये काम करने के लिए आप लोगों को पहले कैटेगरी, तो ये देखिए दोस्तों उसी तरीके से बिल्कुल सेम वे के अंदर हमने ये वाला सेक्शन क्रिएट किया, और तो इसका चार्ट भी हमने प्रिपेयर कर लिया, और सेम तरीके से बिल्कुल सेम वे में आपका ये चार्ट भी तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं ये चार्ट भी आपको मिल गया है, और इसमें भी आप यही देख रहे हैं कि आपका जो होम वाले कैटेगरी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। राइट नाउ आपको पता चल गया कि कैटेगरी का क्या रोल है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। सो ये एक और बिजनेस प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, बिजनेस क्वेश्चन आपके सामने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। नाउ अगला बिजनेस क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ रहा है कि भैया आपको कौन सा रीजन बेस्ट परफॉर्म करके दे रहा है। ये लीजिए, मैंने इसको भी रीजन वाइज सेल्स निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका भी चार्ट आपने बना लिया, और यहां पर साउथ रीजन सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए साउथ रीजन में आप सबसे ज्यादा जो आपकी रेवेन्यू है वो आप देख रहे हैं। सेम इसी तरह से प्रॉफिट के हिसाब से भी ये चेक करना जरूरी है। तो चलिए प्रॉफिट के हिसाब से भी एक बार चेक कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो कि पेमेंट मेथड। तो एक चैलेंज और आता है हमारे पास, कस्टमर कौन सा पेमेंट मेथड ज्यादा यूज कर रहा है, राइट। तो इस तरह के लिए भी मुझे सेम वही तरीका यूज करना है। यहां पे भी ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो देखिए भैया यहां पर भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, और यहां पर भी अगर आप पेमेंट मेथड को एनालाइज करें तो देख सकते हैं आप लोग पेमेंट मेथड को एनालाइज कर लेते हैं। यहां पर पेमेंट मेथड, पेमेंट एनालिसिस को एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसे ज्यादा यूज कौन सा कर रहा है। ये बात मैं आपको पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि यूपीआई से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप कमा रहे हैं, यानी आपको अर्निंग सबसे ज्यादा यूपीआई से हो रही है। और अगर इसी को चार्ट में आप प्लॉट कर रहे हैं तो इसी चीज को आप बार चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी किया हुआ है। और यहां पे फिगर का साइज इतना ले लीजिए, और ये देखिए दोस्तों ये बार चार्ट पे प्रॉपर तरीके से प्लॉट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से आपको पता चल गया कि यूपीआई से सबसे ज्यादा पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। तो दोस्तों एक और प्रॉब्लम जो आप लोगों को ये चेक कर लेनी चाहिए कि डिस्काउंट बढ़ने पर प्रॉफिट का बिहेवियर क्या है।
ये चेक करना बहुत जरूरी। तो इसके लिए हम लोग बनाना चाहेंगे स्कैटर प्लॉट चार्ट, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट को चेक करना है। तो इसके लिए आपका फिगर कैसा रहने वाला है ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको फिगर साइज 10,6 रखना है। स्कैटर प्लॉट चार्ट आपको मिलना है एसएनएस के अंदर, यानी आपका सी बॉन्ड के अंदर। एसएनएस मींस सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डेटा आपने रख दिया, डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम भाई, ऑर्डर स्टेटस वाला कॉलम जिसमें डिलीवर्ड हो, दैट्स इट। और यहां पर एक्स एक्सेस में आपने डिस्काउंट परसेंटेज रख दिया, वाई एक्सेस में आप लोगों ने प्रॉफिट को रख दिया, दैट्स इट। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप लोगों का आ चुका है। डेटा फ्रेम में आपको ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड को चेक करना है, ओके। उसके बाद टाइटल बता दीजिए एक्स लेबल वाई लेबल का, और जब इसे रन करेंगे तो फाइनली आप देख पाएंगे कि आपका जो डेटा है उसमें जो परसेंटेजेस है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको देखने के बाद आप लोग क्या फैसला करते हैं। तो अब हमने डिस्काउंट के प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर लिया, और यहां पर एक्स एक्सेस पर आपने रख दिया डिस्काउंट परसेंटेज को और वाई एक्सेस पर आपने रख दिया प्रॉफिट को। हर पॉइंट एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर। अगर डिस्काउंट इंक्रीज होने पर प्रॉफिट सिस्टमैटिकली डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है तो ये पोटेंशियली रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल पॉइंट ये है कि विजुअल रिलेशनशिप का मतलब ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इस रिलेशनशिप को हम लेटर कोरिलेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहां पर ये मत समझिएगा कि आपका कोई भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट कम हो रहा है तो ये एक सही डिसीजन होगा आपके बिजनेस के लिए। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, ओके। तो इस तरीके से हाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेट ये नहीं कर रहा है, ओके। आई थिंक ये क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब सेम काम हम लोगों को क्वांटिटी और सेल्स के साथ भी करना है और इसको भी इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार क्वांटिटी और सेल्स को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और सेम स्कैटर प्लॉट पे ही करेंगे। जैसे ही मैंने स्कैटर प्लॉट के ऊपर इन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया तो आप देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। अलग ही एंगल क्यों दिख रहा है भाई, यहां पर आप लोग ने कहा कि एक्स एक्सिस पे आप रख दीजिए क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे रख दीजिए सेल्स अमाउंट। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब हम क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट का रिलेशनशिप देख रहे हैं, जहां जनरली क्वांटिटी इंक्रीज होने पर सेल्स अमाउंट भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है ये हमें कोरिलेशन से ही पता चलेगा। आई थिंक ये क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एक बार कोरिलेशन भी चेक कर लेना चाहिए। तो कोरिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स को आपका एक वेरिएबल में लिस्ट फॉर्म में स्टोर करना है। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं। नेक्स्ट चेक आता है कोरिलेशन, और कोरिलेशन के लिए सबसे पहले हमें एक लिस्ट, इस तरह से हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जिसमें न्यूमेरिकल कॉलम सारे के सारे उठाकर रख लिए। अब मैं कोरिलेशन का वेरिएबल उठाऊंगा और इस वेरिएबल के अंदर मैं रखता हूं के अंदर डेटा फ्रेम के अंदर अपने सारे के सारे न्यूमेरिक कॉलम, जो आपके न्यूमेरिक कॉलम थे उनको आप इसमें रख दीजिए। रख दिया आपने, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर एक फंक्शन चला दीजिए जो कि है कोरिलेशन फंक्शन। और जैसे ही आप ये चलाएंगे और आप इस कोरिलेशन को देखेंगे तो ये आपको रिलेशनशिप दिखाना शुरू कर देगा। तो हर एक चीज के बीच में रिलेशनशिप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, किसका रिलेशनशिप क्या है। अब यहां पर इस पूरे के पूरे डेटा एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा। कोरिलेशन हमें बताता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। कोरिलेशन की वैल्यू जनरली -1 और 1 के बीच होती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वेरिएबल जनरली सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर वैल्यू 0 के पास आती है तो लीनियर रिलेशनशिप वीक हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, यही चीज आपका ये डेटा बताता है। तो यहां पर आप देखें कि एज वाला डेटा, एज का खुद के साथ भाई रिलेशनशिप 1 है, यानी यहां पर कह सकते हो आप फुल कोरिलेशन है भैया। एज का एज के साथ तो रिलेशनशिप होगा ही, क्वांटिटी का क्वांटिटी के साथ होगा ही, यूनिट प्राइस का यूनिट प्राइस के साथ होगा ही। लेकिन अगर आप चेक करें यहां पर प्रॉफिट का रिलेशनशिप डिस्काउंट प्राइस के साथ कितना है भाई, बहुत कम है। यानी प्रॉफिट बढ़ने पर डिस्काउंट कितना बढ़ता है, ये देखिए माइनस में जा रहा है जी, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मैं बहुत ज्यादा कोरिलेटेड डेटा की बात करूं तो हमारे पास सबसे बड़ा कोरिलेटेड डेटा है अगर देखा जाए तो यूनिट प्राइस और सेल्स अमाउंट के बीच में राइट नाउ, और सेल्स अमाउंट और प्रॉफिट के बीच में आप देख सकते हैं सेल्स अमाउंट और प्रॉफिट के बीच में जो कोरिलेशन है वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां पर आप चेक करिए तो 90% चेंज दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ने पर, आप सेल्स अमाउंट बढ़ने पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। 90% चेंजेस इसमें दिखाई दे रहा है। इट मींस ये काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। ये देखिए बहुत ज्यादा कोरिलेटेड डेटा है ये, है ना।
तो इसे परफेक्ट कोरिलेशन कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 1 के नज़दीक आ रहा है, पॉजिटिव के नज़दीक आ रहा है। और हाँ, इसे भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक डेटा में इंपैक्ट डालेगा। भाई कोरिलेशन एक्चुअली आपको ये बताएगा कि आपके डेटा के अंदर किसमें चेंज होने पर आपका क्या चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रॉफिट में चेंज होने पर आपके सेल्स अमाउंट में चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस डेटा को प्रॉपरली देखने के लिए आप हीट मैप का यूज करो और ये देखो भाई, आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट दिखाई दे रही है और आपको पता चल रहा है कि कौन सा डेटा काफी कोरिलेटेड है और कौन सा डेटा बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है। तो आप यहां से हीट मैप में जो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो 1 वाला सेक्शन है ये आपके लिए बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है, और ये जो 0 वाले हैं भाई ये तो परफेक्टली नो कोरिलेशन एरियाज हैं, है ना। तो कोरिलेटेड एरियाज कौन से हैं? अगर आप देखें तो यहां पर ये कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड है, ये 4 डेटा यहां पर कोरिलेटेड दिखाई दे रहे हैं और ये 4 डेटा यहां पर कोरिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। इट मींस इन्हीं पर हमें काम करना है और इसी से हमारा मैट्रिक्स इफेक्ट होगा, यानी इसी से हमारे डेटा के अंदर अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे तो इसी के बेसिस पर हम करने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमको डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, ठीक है। कोरिलेशन का डज नॉट मीन से कोजेशन नहीं है। अगर 2 वेरिएबल कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे से कॉज कर रहा है, यानी इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, ऐसा कह नहीं सकते, बट समटाइम्स हो सकता है, ठीक है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स कितने हैं, तो इसको देखने का भी एक तरीका है। तो उसे देखने का तरीका है बॉक्स प्लॉट चार्ट। तो चलिए एक बार बॉक्स प्लॉट चार्ट बनाते हैं जिससे आपको सेल्स अमाउंट को रखना है, और सेल्स अमाउंट को रखना है। देखिए भैया यहां पर आपको आउटलायर मिल गए, जो डेटा इस लाइन के बाहर जा रहा है। अब देखिए आउटलायर आइडेंटिफाई कर लीजिए। बॉक्स प्लॉट में हमें यूजुअली हाई या लो ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, हेल्प करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आउटलायर ऑटोमेटिकली एरर नहीं होता। अगर एक कस्टमर ने जेन्युइनली 50,000 का ऑर्डर प्लेस किया है तो वो अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन नेसेसरली रॉन्ग डेटा नहीं है, आप ये समझिएगा। इसीलिए आउटलायर को ब्लाइंडली डिलीट करना गलत होगा। पहले इन्वेस्टिगेट करिए कि एक्चुअली में वो डेटा सही है या नहीं है, इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। राइट नाउ ये फेस आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके लिए एक और बढ़िया क्वेश्चन जो बिजनेस का आता है वो है टॉप प्रोडक्ट कौन सा है। हमारा एक और बिजनेस क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, वही करना है। तो ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टॉप प्रोडक्ट का एक ग्रुप बाय बना लेते हैं और फिर उसे फिगर में प्लॉट कर देते हैं। तो एक बार इसे फिगर में प्लॉट करते हैं और आप देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मैंने कौन सा चार्ट लिया है। यहां पर शॉर्ट वैल्यू भी कर दी और प्लॉट का यहां पर बार एच यानी बार चार्ट ही लिया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला बार चार्ट लिया है, ठीक है। तो मैंने प्लॉट कर दिया इसको अपने चार्ट के ऊपर और इसका टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल सब दे दिया है। और फिर देखिए यहां पर बेड शीट जो है टॉप 10 प्रोडक्ट के अंदर बेड शीट सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है राइट नाउ। तो आपको बेड शीट से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ये चीज आपको यहां पर पता चल गई है। और क्वांटिटी के साथ भी कंपेयर कर लेंगे इसी तरीके से, ओके। तो रिटर्न के रीजन एनालिसिस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो। चलिए दोस्तों रिटर्न के रीजन भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिटर्न को एनालिसिस कर लिया है हमने। अब यहां पर उसके लिए भी हमने सेक्शन ग्रुप बाय क्रिएट कर लिया है और अब हम फिगर बना लेते हैं। भाई रिटर्न में सबसे ज्यादा जो है लेट डिलीवरी वाला ऑप्शन आ रहा है। भाई आपके पास लेट डिलीवरी नॉट सेटिस्फाइड सेमी फेस में आ रहा है, जो कि आप लोगों ने पहले भी एनालाइज किया था नॉर्मली डेटास के साथ। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। और अब एक ईडीए पूरी तरह से एक ईडीए टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं कि फाइनली हमने क्या डिसीजन लिया, ईडीए के अंदर समरी क्या रही। तो एक बार फटाफट से समरी के बाद ईडीए समरी हम बना लेते हैं कि भैया मंथली रेवेन्यू आइडेंटिफाई सेल्स ट्रेंड, आप लोगों का बिजनेस पर्पस, कैटेगरी परफॉर्मेंस आप लोगों की ये कर रही है, रेवेन्यू रीजन परफॉर्मेंस आपने चेक किया, कंपेरेबली रीजनल परफॉर्मेंस आपने चेक की, डिस्काउंट का परफॉर्मेंस आपने चेक किया, टॉप प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई किया, रीजन रिटर्न एनालिसिस किया। तो ये सारे के सारे ईडीए आपने परफॉर्म किए, मतलब एक डेटा फ्रेम आपने बना के दिखा दिया कि आपने क्या क्या परफॉर्म किया एनालिसिस में, आपने बिजनेस पर्पस क्या क्या सॉल्व किया। इस एनालिसिस को करके आपने सारा बिजनेस पर्पस सॉल्व कर लिया। तो ईडीए
कंप्लीट हो चुका है। अब आप बिजनेस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से मंथ में सेल्स हाई है या लो है, कौन सी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, कौन से रीजन बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में कोई विजुअल रिलेशनशिप है या नहीं है, और रिटर्न का मेजर रीजन क्या है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ईडीए हमें पैटर्न सजेस्ट करता है, ये पैटर्न स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली हैं या नहीं, ये हम नेक्स्ट स्टेज में टेस्ट करेंगे।